हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। आज हम यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में हम जो स्टडी करने वाले हैं उसकी एक बार नज़र डाल लेते हैं। आज हम वर्केबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का। वर्केबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो पढ़ेंगे। नॉमिनल प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट पढ़ेंगे आज हम, प्रोपोर्शनिंग मेथड्स पढ़ेंगे, प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस जो हैं उन सबको देखेंगे। तो ये आपके जो हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो आपके इन टॉपिक से पूछे गए हैं। ये भी है ऐसे ही और ये भी, ये बहुत सारे। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर से सबसे ज़्यादा जो है प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। वर्केबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो वर्केबिलिटी क्या है? कंक्रीट पे काम करने में जितनी आसानी होती है उसको हम बोलते हैं वर्केबिलिटी, ठीक है। तो यहां पे हम पढ़ते हैं द वर्केबिलिटी में बी डिफाइन एज द ईज। सबसे पहली बात ये क्या है? ईज है, यानी कि आसानी। कंक्रीट पे काम करना जितना आसान होगा उतना ही ज्यादा वो वर्केबल कहलाएगा, ठीक है। यानी कि कंक्रीट को अगर आप आसानी से प्लेस कर पा रहे हो, आसानी से उसको कॉम्पैक्ट कर पा रहे हो। कॉम्पैक्ट करने का मतलब ये है कि कंक्रीट जब स्टार्टिंग में बनता है तो उसमें बहुत सारे बबल्स, एयर बबल्स वगैरह रह जाते हैं, ठीक है। जो ग्रीन कंक्रीट होता है उसके अंदर जो है एयर बबल्स रह जाते हैं। तो उन एयर बबल्स को निकालने की प्रक्रिया को हम कॉम्पैक्शन कहते हैं। तो जितना आसानी से कॉम्पैक्शन हो जाए उतना ज्यादा कंक्रीट वर्केबल कहलाएगा, ठीक है। आप जितनी आसानी से कंक्रीट को जो है कॉलम में प्लेस कर दो, बीम में डाल दो, ठीक है, उसको जो है स्लैब के ऊपर डाल दो, जितनी आसानी से उसको डाल सकते हो, दैट इज कॉल्ड दी वर्केबिलिटी, ठीक है। अगर उसको प्लेस करने में थोड़ी कठिनाई आ रही है, यानी कि आपका जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा स्टिफ टाइप का है, थोड़ा सा जो है उसके अंदर जो है फ्लूइडिटी नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा सा जो है कैसा है आपका, विस्कस टाइप का है, ठीक है। तो उसको प्लेस करने में, उसको जो है स्लैब के ऊपर बिछाने में उतनी ज्यादा आपको कठिनाई महसूस होगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि द वर्केबिलिटी में बी डिफाइन एज द ईज विद विच कंक्रीट में बी मिक्स्ड, ठीक है, हैंडल्ड, ट्रांसपोर्टेड और प्लेस्ड, ठीक है। यानी कि ये एक आसानी है कि जिससे कि कंक्रीट आपका आसानी से जो है मिक्स हो जाए, हैंडल हो जाए, उसको आप हैंडल कर सको, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सको, ट्रांसपोर्ट कर सको, ठीक है, और उसको बीम में, कॉलम में, स्ट्रक्चरल एलिमेंट में आसानी से डाल सको, ठीक है। तो ये क्या है? ये वर्केबिलिटी क्या है? एक ईज है, ठीक है। अगर नेक्स्ट डेफिनेशन देखें वर्केबिलिटी की, इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट विच डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ वर्क नेसेसरी टू प्रोड्यूस फुल कंपैक्शन ऑफ द कंक्रीट। यानी कि ये क्या है? इसको हम अमाउंट ऑफ वर्क डन से भी मेजर कर सकते हैं वर्केबिलिटी को। जितना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा आपको कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में, उसको मिक्स करने में, उसको प्लेस करने में, जितना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा उस कंक्रीट को उतना ही कम वर्केबल कहा जाएगा। यानी कि जितना ज्यादा काम करना पड़ेगा उतना ही कम वो कंक्रीट क्या होगा? वर्केबल होगा। अगर जितना कम काम करना पड़ेगा उसको प्लेस करने में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है, तो वो कंक्रीट क्या कहलाएगा? वो हाईली वर्केबल कंक्रीट कहलाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्या है? तो ये डेफिनेशन भी इसकी इंपॉर्टेंट है, अमाउंट ऑफ वर्क नेसेसरी टू प्रोड्यूस फुल कंपैक्शन, ठीक है। अब यहां से समझते हैं, इफ लेस अमाउंट ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड, अगर हमें बहुत कम काम की आवश्यकता है, लेस अमाउंट ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू फुल्ली कॉम्पैक्ट, यानी कि कंक्रीट को फुल्ली कॉम्पैक्ट करने के लिए, यानी कि उसके अंदर से एयर बबल्स निकालने के लिए बहुत कम वर्क जो है लग रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? दैट कंक्रीट इज कॉल्ड हाईली वर्केबल कंक्रीट। उसको हम हाईली वर्केबल कंक्रीट कहेंगे। इफ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड, अगर आपको बहुत काम करना पड़ रहा है, ठीक है, उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए, उसको प्लेस करने के लिए, ठीक है, आपको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो उस कंक्रीट को हम क्या कहेंगे? दैट कंक्रीट इज लेस वर्केबल, यानी कि वो कंक्रीट क्या है? आपका कम वर्केबल कंक्रीट है। अब हम वर्केबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? ये मेनली आपका जो, अगर हम मेन फैक्टर की बात करें वर्केबिलिटी का, कि वर्केबिलिटी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो मेनली सिर्फ एक ही फैक्टर ऐसा है जो मेन फैक्टर है, दैट इज द वाटर सीमेंट रेशो। यानी कि हम इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि वाटर ही जो है आपकी वर्केबिलिटी को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। जितना ज्यादा वाटर होगा उतनी ही फ्लूइडिटी आपकी जो है कंक्रीट की बढ़ जाएगी, उतना ही वो आपका तरल बनेगा, और जितना तरल होगा उतना ही उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको प्लेस करना, उसको मिक्स करना आसान होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर सीमेंट रेशो ग्रेटली अफेक्ट द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। जो वाटर सीमेंट रेशो है वो आपका कंक्रीट की वर्केबिलिटी को सबसे ज्यादा जो है अफेक्ट करता है।
मोर वाटर सीमेंट रेशियो प्रोड्यूस मोर लुब्रिकेशन। अब अगर ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो होगा तो उससे क्या बनेगा, उतना ही कंक्रीट आपका लुब्रिकेट होगा, ठीक है, उतना ही तरल बनेगा, ठीक है, उतना ही लुब्रिकेशन आएगा, ठीक है। मोर वाटर सीमेंट रेशियो प्रोड्यूस लुब्रिकेशन बिटवीन एग्रीगेट्स, यानी कि एग्रीगेट्स के बीच में क्या आएगा, आपका लुब्रिकेशन आ जाएगा, ठीक है, फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। लुब्रिकेशन आने का मतलब क्या है, फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन देम, हेंस लेस वर्क इज रिक्वायर्ड। और जब आपका फ्रिक्शन कम हो जाएगा आपके पार्टिकल्स का, जो एग्रीगेट है उसके अंदर फाइन पार्टिकल्स हैं या कोर्स पार्टिकल्स हैं, उनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो खत्म हो जाएगा, तो उतना ही कम आपको काम करना पड़ेगा। लेस वर्क इज रिक्वायर्ड टू कॉम्पैक्ट, उतना ही कम काम करना पड़ेगा। द कॉन्क्रीट देयरफॉर, और इस तरीके से आपका कॉन्क्रीट क्या हो जाएगा, द कॉन्क्रीट विल बी, द वर्केबिलिटी विल बी हाई। कॉन्क्रीट की जो वर्केबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने यहां पे क्या बताया कि जितना ज्यादा वाटर कंटेंट होगा, वाटर जितना ज्यादा होगा, वर्केबिलिटी भी बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, जितना वाटर कंटेंट ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वर्केबिलिटी होगी। अब हम वर्केबिलिटी को समझने के लिए, यानी कि वर्केबिलिटी के फैक्टर्स को समझने के लिए, वर्केबिलिटी को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ वाटर सीमेंट रेशियो ही नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो वर्केबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो अब उन फैक्टर्स को समझने के लिए पहले हम छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, सरफेस एरिया कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सरफेस एरिया कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले हम दो तरह के पार्टिकल्स लेते हैं, एक तो स्मॉल साइज पार्टिकल लेते हैं और एक लार्ज साइज पार्टिकल लेते हैं। तो स्मॉल साइज पार्टिकल कौन सा हो सकता है, सैंड के पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। ग्रेवल जो होते हैं उनके पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। ग्रेवल जो होगा आपका, जैसे गिट्टी हो गई, ठीक है, वो पार्टिकल्स आपके बड़े पार्टिकल्स होंगे, मगर सैंड का पार्टिकल बहुत छोटा पार्टिकल होगा। तो 1 किलो मैंने सैंड ले लिया और 1 किलो मैंने ग्रेवल ले लिया। अब अगर मैं 1 किलो सैंड को इस सरफेस के ऊपर, मान लिया मैंने सरफेस कौन सी ली, मान लिया मैंने जो है ये सरफेस ले ली, ठीक है, ये हमारी सरफेस है। इस सरफेस पे हम सैंड के पार्टिकल्स बिखेरे, तो ये जो 1 किलो सैंड है इस पूरी सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। ये सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो इतनी बड़ी सरफेस को जो है, ये पूरी सरफेस को क्या करेंगे, इस पूरी सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। यानी कि अगर सैंड के 1 किलो पार्टिकल्स को आप जमीन पे फैलाने लगो तो बहुत दूर तक फैल जाएंगे, बहुत सारे सरफेस को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस पूरे को इसने क्या कर लिया, सैंड पार्टिकल्स ने कवर कर लिया। क्या है ये आपके, दीज आर द सैंड पार्टिकल्स, दीज आर सैंड पार्टिकल्स, ठीक है, दीज आर सैंड पार्टिकल्स। अब हमने 1 किलो सैंड पार्टिकल्स को तो ऐसे फैला दिया। अब मैं क्या करूं, इस जो एग्रीगेट हमने 1 किलो लिया था, जो हमने एक ग्रेवल से 1 किलो लिए थे, इसको अगर मैं जो है एक सरफेस पे फैलाना चाहूं तो ये बहुत कम सरफेस लेंगे, क्योंकि ये तो क्योंकि बड़े बड़े साइज के पार्टिकल हैं, जो बड़े बड़े साइज के पार्टिकल हैं वो सिर्फ और सिर्फ मान लिया आपके इतने से एरिया के अंदर आ गए, ठीक है। इन्होंने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया, ये वाला एरिया ऑक्यूपाई किया, ठीक है। तो सैंड पार्टिकल्स ने बहुत ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया, मगर 1 किलो सैंड पार्टिकल ने इतना एरिया ऑक्यूपाई किया, और 1 किलो जो आपके ग्रेवल्स हैं उसने जो है बहुत छोटा एरिया ऑक्यूपाई किया। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इसका जो सरफेस एरिया है, सैंड पार्टिकल्स का जो सरफेस एरिया है वो लार्ज सरफेस एरिया है, ठीक है, और जो ग्रेवल्स का सरफेस एरिया है वो बहुत कम सरफेस एरिया है, ठीक है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पे ये चीज समझनी पड़ेगी। फिर वर्केबिलिटी के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इसलिए उनका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा लार्ज एरिया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एरिया कवर कर लेंगे, ठीक है। ये वाले जो ग्रेवल्स पार्टिकल्स हैं वो 1 किलो ही हैं और वो बहुत छोटा जो है सरफेस एरिया कवर कर रहे हैं। तो इनका सरफेस एरिया ज्यादा है और इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, क्योंकि फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रिक्शन जो है आपका सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा तो फ्रिक्शन भी उतना ही बढ़ जाता है, ठीक है। ये हमने पहले जो है 8th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा था कि फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रिक्शन सरफेस एरिया के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा फ्रिक्शन भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा, और जब फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा तो मोर सीमेंट पेस्ट लगेगा, रिक्वायर्ड टू लुब्रिकेट देम, ठीक है। इन पार्टिकल्स को लुब्रिकेट करने के लिए, इन पार्टिकल्स के बीच का फ्रिक्शन खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा आपका सीमेंट पेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। दूसरा, जब फ्रिक्शन ज्यादा है तो आपको काम भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा,
ठीक है, काम भी आपको ज्यादा करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा काम करना पड़ेगा उतना ही सीमेंट क्या हो जाएगा, लेस वर्केबल हो जाएगा। ये हमने पहले ही पढ़ा है कि जितना ज्यादा सीमेंट पे काम कर, जितना ही आपका कंक्रीट पे काम करना पड़ेगा उतना ही सीमेंट आपका, उतना ही कंक्रीट आपका क्या हो जाएगा, लेस वर्केबल हो जाएगा। अब इधर वाली केस में आते हैं, यहां पे क्या है आपका, लेस सरफेस एरिया है, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन, क्योंकि जब जितना कम सरफेस एरिया उतना फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और जितना फ्रिक्शन कम हो जाएगा लेस सीमेंट पेस्ट इज रिक्वायर्ड टू लुब्रिकेट, यानी कि फ्रिक्शन कम है तो लेस सीमेंट पेस्ट लगेगा उनको लुब्रिकेट करने के लिए, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि जब फ्रिक्शन कम है तो आपका वर्क भी कम करना पड़ेगा, और जब आपका वर्क कम करना पड़ेगा तो वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल साइज के जो पार्टिकल्स हैं उनकी वर्केबिलिटी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होता है। जो लार्ज साइज के पार्टिकल हैं उसकी वर्केबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनका सरफेस एरिया कम होता है, ठीक है। अब दूसरे टाइप के पार्टिकल्स देखते हैं हम, यहां पे हम देखते हैं एंगुलर पार्टिकल्स। एंगुलर पार्टिकल्स का मतलब ये होता है कि ये कुछ पार्टिकल इस एंगल शेप में होते हैं, इस तरीके से हो गया, और जो राउंड पार्टिकल होगा बिल्कुल स्मूथली राउंड होगा, ठीक है। आपने पेबल्स देखे होंगे, ठीक है, आपने किसी नदी, जब आप किसी नदी के किनारे जाओगे तो वहां पेबल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि गोल शेप में होते हैं, ठीक है, पत्थर टाइप के जो गोल होते हैं, तो वो राउंड पार्टिकल्स होते हैं। मगर जब आप कंस्ट्रक्शन कहीं पे हो रहा होगा वहां पे आप गिट्टी पड़ी हुई देखोगे तो वो सारी गिट्टियां जो हैं वो राउंड शेप में नहीं होती हैं, वो एंगुलर शेप में होती हैं, ठीक है, इस तरीके से होंगी, उसमें एंगल्स, इस तरीके से एंगल्स बने होंगे ऐसे, ठीक है, ये एंगल यहां पे बन गया, एक एंगल यहां पे बन गया, इस तरीके से होगा। तो जो एंगुलर पार्टिकल्स हैं उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जो एंगुलर पार्टिकल हैं उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ठीक है। जो एंगुलर पार्टिकल्स होंगे उनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जो राउंड पार्टिकल्स होंगे उनका सरफेस एरिया कम होता है, ठीक है। जो राउंड पार्टिकल्स हैं उनके सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है। तो जब सरफेस एरिया ज्यादा है, हमने देखा जब सरफेस एरिया ज्यादा है, कहां पे है, लार्ज सरफेस एरिया है, जब सरफेस एरिया ज्यादा है तो वर्केबिलिटी क्या होगी, लेस वर्केबिलिटी। तो यहां पे इसकी वर्केबिलिटी क्या होती है, लेस वर्केबिलिटी है। यहां पे सरफेस एरिया क्या है, कम सरफेस एरिया है, राउंड पार्टिकल्स हैं तो सरफेस एरिया कम है, तो वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा वर्केबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम रफ पार्टिकल्स देखते हैं। जो रफ पार्टिकल्स हैं उनमें क्या होता है, ये कुछ खुरदुरे टाइप के पार्टिकल होंगे, ठीक है। ये कैसे पार्टिकल्स होंगे, कुछ खुरदुरे, जो इनकी सरफेस जो होगी रफ सरफेस होगी। तो रफ सरफेस का मतलब बीच में कहीं कहीं छेक छेक टाइप के इस तरीके से रफ पार्टिकल्स होंगे, यानी कि इनकी जो सरफेस है, ये सरफेस कैसी है, दिस सरफेस इज रफ सरफेस, ठीक है। तो जब सरफेस रफ होती है तो उसमें बीच बीच में वॉइड्स बन जाते हैं, तो जो उन वॉइड्स की बनने की वजह से सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहां पे जो सरफेस एरिया होगा, जो सरफेस एरिया यहां पे होगा, इस केस में सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया को S.A लिख देता हूं मैं, तो सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, वर्केबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही सरफेस एरिया ज्यादा होगा वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां पे स्मूथ पार्टिकल है, मान लिया ये आपका जो है राउंड जो है गोल पार्टिकल है और बहुत ज्यादा स्मूथ है। तो स्मूथ होने की वजह से क्या होगा, इसमें कहीं भी वॉइड्स नहीं होंगे, इस पार्टिकल्स में कहीं भी वॉइड नहीं होंगे, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया यहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वर्केबिलिटी विल बी मोर, ज्यादा वर्केबिलिटी हो जाएगी। अब ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था। अब हम नेक्स्ट जो इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, ये आपका बहुत बार पूछा गया है, 2024 में अभी पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था, और इससे पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स हम समझते हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से याद करेंगे इसको हम। फॉलोइंग आर द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। सबसे पहला वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट तो मैंने आपको बताया था कि जितना ज्यादा वाटर कंटेंट होगा, जितना ज्यादा सीमेंट के अंदर, जितना ज्यादा आप कंक्रीट के अंदर वाटर डाल दोगे उतना सीमेंट पेस्ट जो है बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा सीमेंट पेस्ट होगा उतना ही कंक्रीट आपका जो है मोर वर्केबल हो जाएगा। यानी कि वाटर की क्वांटिटी जितनी ज्यादा डालोगे उतना ही सीमेंट तरल टाइप का हो जाएगा, कंक्रीट आपका तरल टाइप का हो जाएगा, और जितना तरल होगा वो उसकी वर्केबिलिटी उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी, उतना ही उसको उस पर काम करना, उसको प्लेस करना, उसको जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है, उसको कॉम्पैक्ट करना आसान होगा। तो इट इज द मेजर फैक्टर विच अफेक्ट्स द वर्केबिलिटी। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये मेजर फैक्टर है, वाटर कंटेंट सबसे पहला फैक्टर है। मोर वाटर कंटेंट प्रोड्यूस मोर सीमेंट पेस्ट,
मोर, जितना ज्यादा आप वाटर कंटेंट डालोगे उतना ज्यादा सीमेंट पेस्ट बनेगा, विच इंक्रीज द फ्लूइडिटी, जिससे आपकी फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि तरलता बढ़ जाएगी, ठीक है, ऑफ द कॉन्क्रीट, हेंस इंक्रीज द वर्केबिलिटी, और जिससे आपकी क्या हो जाएगी एट द लास्ट वर्केबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी। अब एग्रीगेट साइज देखते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीगेट साइज। एग्रीगेट साइज हमने पहले ये भी बात करी थी, जितना बड़ा साइज का आपका एग्रीगेट होगा, ठीक है, एग्रीगेट साइज यानी कि यहां पे हम लिखें साइज, मान लिया हम साइज लिख दें यहां पे, साइज ऑफ एग्रीगेट, ठीक है, साइज ऑफ एग्रीगेट। तो जितना बड़ा साइज होगा एग्रीगेट का, ठीक है, इफ द एग्रीगेट साइज इज मोर, ठीक है, हायर द एग्रीगेट साइज लेसर विल बी द सरफेस एरिया। ये हमने अभी पढ़ा था कि जितना एग्रीगेट का साइज ज्यादा होगा, सरफेस एरिया विल बी लेस, उतना ही कम सरफेस एरिया होगा, ठीक है। जब सरफेस एरिया कम है तो फ्रिक्शन जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन विल बी लेस, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। और सीमेंट पेस्ट यानी कि हमें लुब्रिकेशन के लिए जो सीमेंट पेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी वो भी क्या होगी, कम होगी, कम सीमेंट पेस्ट लगेगा, लेस अमाउंट ऑफ सीमेंट पेस्ट इज रिक्वायर्ड टू लुब्रिकेट। हेंस जब फ्रिक्शन कम हो गया आपका तो वर्केबिलिटी क्या हो गई, वर्केबिलिटी विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है, आपकी वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यही हमने इसमें लिखा है, ये आप पढ़ सकते हो आसानी से, जितना एग्रीगेट का साइज ज्यादा होगा सरफेस एरिया कम हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, सीमेंट पेस्ट आपको कम रिक्वायर्ड होगा, वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। नेक्स्ट शेप ऑफ द एग्रीगेट। अब शेप ऑफ द एग्रीगेट में सबसे पहले हम राउंड शेप लेते हैं, मान लिया, ठीक है, अगर मान लिया आपका राउंड शेप का है, पार्टिकल आपका राउंड शेप का है, राउंड शेप, ठीक है, राउंड शेप पार्टिकल है, ठीक है, तो राउंड शेप पार्टिकल अगर है तो क्या होगा, आपका जो सरफेस एरिया है, जो राउंड शेप पार्टिकल है उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो फिर वही बात हो जाएगी आपकी, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन आपका कम हो जाएगा, सीमेंट पेस्ट की रिक्वायरमेंट आपको कम पड़ेगी, और वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, वर्केबिलिटी जो है आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पे हमने लिखा है राउंड शेप एग्रीगेट हैव लेस सरफेस एरिया देन एंगुलर शेप एग्रीगेट। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जो राउंड शेप एग्रीगेट है उसका सरफेस एरिया कम होता है, दैट्स वाई राउंड शेप एग्रीगेट हैव लेस फ्रिक्शन। इसमें क्या हो जाएगा, इसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा, लेस अमाउंट ऑफ सीमेंट पेस्ट इज रिक्वायर्ड टू लुब्रिकेट, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू लुब्रिकेट देम, यानी कि जो आपके एग्रीगेट्स हैं उनको लुब्रिकेट करने के लिए, उनको तरल बनाने के लिए, उनका फ्रिक्शन खत्म करने के लिए आपको कम सीमेंट पेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आपकी कम सीमेंट पेस्ट की रिक्वायरमेंट है, फ्रिक्शन कम है, तो वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वहीं अगर आप इसके उल्टा करना चाहें, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यानी कि यहां पे राउंड शेप की जगह क्या ले लूं, राउंड शेप की जगह एंगुलर शेप ले लूं, तो एंगुलर शेप में इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही यहां पे साइज ऑफ द एग्रीगेट मैंने क्या लिया, बड़ा लिया है, अगर साइज ऑफ द एग्रीगेट में छोटा कर दूं तो इन सबका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये आप आसानी से अपने आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज सरफेस टेक्सचर, ठीक है, सरफेस टेक्सचर का मतलब यह है कि अगर आपका रफ साइज का पार्टिकल है तो वर्केबिलिटी क्या होगी, अगर आपके पास स्मूथ पार्टिकल है तो उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी, ठीक है। रफ टेक्सचर्स एग्रीगेट विल हैव मोर सरफेस एरिया, यानी कि जो रफ टेक्सचर्ड एग्रीगेट होंगे उनका जो सरफेस एरिया खुरदुरापन होने की वजह से उसमें वॉइड्स आ जाते हैं सरफेस पे, तो उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, दैट्स व्हाई रफ टेक्सचर्ड एग्रीगेट विल हैव हाई फ्रिक्शन, यानी कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना हाई फ्रिक्शन होगा, और लार्ज अमाउंट ऑफ सीमेंट पेस्ट इज रिक्वायर्ड टू लुब्रिकेट देम, और उतना ही ज्यादा आपको सीमेंट पेस्ट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, इससे क्या हो जाएगी, वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहां पे हमने देखते हैं अगर आपका रफ एग्रीगेट है, रफ एग्रीगेट है आपका, तो क्या हो जाएगा, इस केस में आपका जो सरफेस एरिया है, जो आपका सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब आपका सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका जो है फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन आपका बढ़ जाएगा, सीमेंट पेस्ट की रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा होगी, और इसकी वजह से आपकी जो वर्केबिलिटी है
वर्केबिलिटी है वर्केबिलिटी जो है आपकी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वर्केबिलिटी यहां पे आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट, ठीक है। ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट का मतलब ये होता है कि हमने जो अपना जो हमने गिट्टियां ली हैं, ठीक है, उसमें हर एक साइज का पार्टिकल्स, उसमें हर एक साइज का एग्रीगेट हमने डाला है, ठीक है। यानी कि बड़ा है, फिर छोटा भी है, उससे छोटा भी है, उससे छोटा भी है, सारे ही साइज के पार्टिकल्स उसके अंदर मौजूद होने का मतलब ये है कि वो आपका जो कंक्रीट है वो क्या है, उसकी बहुत अच्छी ग्रेडिंग है, ठीक है। ग्रेडिंग अच्छा होने का मतलब ये होता है कि हर एक साइज का पार्टिकल मौजूद होना, ठीक है। प्रॉपरली ग्रेडेड एग्रीगेट आर मोर वर्केबल, यानी कि जो एग्रीगेट आपका प्रॉपरली ग्रेडेड होता है, यानी कि जिसमें सारे टाइप के सारे साइज के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, वो उतना ही ज्यादा वर्केबल होता है। क्यों वर्केबल होता है? क्योंकि जो छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं वो जो अंदर वॉइड्स बनते हैं उन सब में फिट हो जाते हैं जाके, ठीक है। जैसे कि मान लिया, इसको हम ऐसे समझाएं कि जो मान लिया आपका बड़े साइज का पार्टिकल, मान लिया आपका बड़े साइज का पार्टिकल है, ठीक है, ये बड़े साइज का पार्टिकल इस तरीके से अरेंज हो गया, बड़े बड़े साइज के पार्टिकल। तो ये जो आपका बीच का वॉइड दिख रहा है, जो आपको ये बीच का वॉइड दिख रहा है, इस वॉइड को छोटे 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 पार्टिकल्स जो हैं आके भर दें, ठीक है। जो बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं, अगर सारे ही साइज बड़े साइज के पार्टिकल हो जाएंगे तो ये जो अंदर का स्पेस है वो खाली रह जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो कंक्रीट है वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वॉइड आ जाएंगे, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो कंक्रीट को प्रॉपरली ग्रेडेड कराया जाता है, यानी कि उसके अंदर जो एग्रीगेट होते हैं, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, उसके अंदर सारे ही साइज मौजूद होने जरूरी हैं, ताकि जो छोटे साइज हैं वो बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं उनके बीच के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका वो मोर वर्केबल हो जाएगा, उतना ही ज्यादा वर्केबल होगा। इट इज सो, ऐसा इसलिए होता है कि जब वॉइड्स जो हैं सारे भर जाते हैं तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। जितने कम वॉइड्स होंगे उतना ही कम सरफेस एरिया होगा, ठीक है। इट इज सो बिकॉज लीस्ट वॉइड इन द मिक्स, ठीक है, एंड लेसर सरफेस एरिया, ठीक है। जितने कम वॉइड्स होंगे उतना सरफेस एरिया कम हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हो जी, अंदर का जो सरफेस एरिया है वो तो सारा का सारा जो है, जो छोटे पार्टिकल्स हैं उन्होंने ही ऑक्यूपाई कर लिया, तो अब सिर्फ बाहर वाला सरफेस एरिया बचा, ठीक है। तो जो सरफेस एरिया है वो इस होने की, इस तरीके से जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेस अमाउंट ऑफ सीमेंट पेस्ट इज रिक्वायर्ड, और जितना आपका कम सरफेस एरिया होगा उतना ही सीमेंट पेस्ट की रिक्वायरमेंट कम होगी टू ल्यूब्रिकेट, उनको ल्यूब्रिकेट करने के लिए उतना ही कम सीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, और हेंस द ग्रेटर विल बी द वर्केबिलिटी, और इसी वजह से आपकी जो वर्केबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज मिक्स प्रोपोर्शन। मिक्स प्रोपोर्शन का मतलब यह है कि एग्रीगेट सीमेंट रेशो इन्फ्लुएंस द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। एग्रीगेट सीमेंट रेशो का मतलब कि एग्रीगेट अपॉन सीमेंट, एग्रीगेट की क्वांटिटी और सीमेंट की क्वांटिटी जो है, इन दोनों का जो रेशो है वो भी वर्केबिलिटी को क्या है, प्रभावित करता है, लार्ज एक्सटेंट में प्रभावित करता है। हायर द रेशो, जितना एग्रीगेट आपका ज्यादा होगा उतना ही सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आपके पास एग्रीगेट किस तरह के एग्रीगेट है, आपके पास फाइन एग्रीगेट भी है, आपके पास कोर्स एग्रीगेट भी है। तो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट क्या कर रहे हैं, वो सरफेस एरिया इंक्रीज तो कर रहे हैं। जितना आपका एग्रीगेट ज्यादा होगा उतना ही सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो जितना आपका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ऑफ द एग्रीगेट, ठीक है, हायर विल बी द सरफेस एरिया, हेंस फ्रिक्शन विल बी हायर। उससे क्या हो जाएगा, आपका फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। जितना आपका फ्रिक्शन बढ़ेगा, हायर अमाउंट ऑफ द सीमेंट पेस्ट इज रिक्वायर्ड, उसको लुब्रिकेट करने के लिए आपको हायर अमाउंट ऑफ द सीमेंट पेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, टू लुब्रिकेट देम, देयरफॉर वर्केबिलिटी विल बी लेस, और इस वजह से आपकी वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ये बात हो गई आपकी मिक्स प्रोपोर्शन की। नेक्स्ट इज एडमिक्सचर। अब एडमिक्सचर का रोल समझते हैं यहां पे। एयर एंट्रेनमेंट कंक्रीट, यानी कि ऐसा कंक्रीट जिसके अंदर हम एयर को एंट्रेंट कराते हैं, यानी कि एयर को इंट्रोड्यूस कराते हैं, यानी कि उसके अंदर जो है इस तरीके से फूंक मार के या फिर कोई अरेंजमेंट करके उसके अंदर एयर इंट्रोड्यूस कराई जाती है। एयर इंट्रोड्यूस इसलिए कराई जाती है ताकि जो है, जो एयर के बबल्स हैं वो एग्रीगेट के पार्टिकल्स का ल्यूब्रिकेशन कर दें, यानी कि एग्रीगेट के पार्टिकल्स के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको खत्म कर देते हैं। जो एयर बबल्स होते हैं वो एग्रीगेट के पार्टिकल्स हैं वो आपस में फ्रिक्शन कर रहे हैं, उनके बीच के, उनको जो है वो कॉन्टेक्ट लेस बना देते हैं, यानी कि उनको दूर दूर कर देते हैं, जिससे कि उनके बीच का फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। तो जब फ्रिक्शन खत्म होगा तो आपकी क्या हो जाएगी, वर्केबिलिटी उतनी ही बढ़ जाएगी, ठीक है। इट इज सो बिकॉज एयर बबल्स, जो एयर बबल्स बनते हैं, फैसिलिटेट्स दी ल्यूब्रिकेशन, वो क्या करते हैं, ल्यूब्रिकेशन जनरेट कर देते हैं, जिससे कि फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं, जिससे कि आपका फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जो फ्रिक्शन जो होगा यहां पे कम हो जाएगा। तो जब फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो आपकी वर्केबिलिटी होगी
वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां से आपकी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि वर्केबिलिटी को जो है आपके इफेक्ट करते हैं, वर्केबिलिटी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज नॉमिनल प्रोपोर्शन ऑफ द कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट की प्रोपोर्शनिंग करना, यानी कि कंक्रीट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी कितनी कितनी मात्रा हमें लेनी है, ये ज्ञात करना जो होता है उसी को हम बोलते हैं नॉमिनल प्रोपोर्शनिंग ऑफ द कंक्रीट। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट, यानी कि कंक्रीट किससे बनता है, सीमेंट कंक्रीट किससे बनता है, सीमेंट से, फाइन एग्रीगेट से एंड कोर्स एग्रीगेट से। तो इनकी क्वांटिटी का पता करना ही क्या कहलाता है, प्रोपोर्शनिंग कहलाता है। कंक्रीट मिक्स इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनिंग ऑफ द कंक्रीट। ये आपका जो है 2023 में अभी रिसेंटली आया हुआ है और 2019 में आपका आया था ये। ठीक है, द बेस्ट कंक्रीट कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी कि जो भी, अगर जितना अच्छे से अच्छा आपको कंक्रीट बनाना चाहते हो अगर आप, तो उतनी अच्छी उसकी प्रोपोर्शनिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहां पे लिखा है द बेस्ट कंक्रीट कैन बी ऑब्टेन बाय मिक्सिंग द इंग्रेडिएंट्स इन द करेक्ट प्रोपोर्शन, यानी कि अगर आप इंग्रेडिएंट्स को करेक्ट प्रोपोर्शन में मिलाओगे तो उतना ही अच्छा आपका कंक्रीट बनेगा। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द वर्क एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। अब ये जो आप कितनी प्रोपोर्शन में इसको मिला रहे हो, ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप किस तरह का काम कर रहे हो। अगर मान लिया आप जो है काम अंडर वाटर कर रहे हो, यानी कि किसी आप जो है समुद्र के अंदर काम कर रहे हो, या फिर आप जो है ऐसी जगह काम कर रहे हो जहां पे पानी है, ठीक है, तो वहां पे आपको जो प्रोपोर्शनिंग है, जो वहां पे आपको सीमेंट की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा रखनी पड़ेगी। वहां पे आपको अच्छी क्वालिटी का सीमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कहीं पे नॉर्मल जगह पे काम कर रहे हो तो वहां पे हो सकता है आप सीमेंट की क्वांटिटी कम भी ले लो तो भी काम चल जाएगा, मगर जब अंडर वाटर कंक्रीटिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका जो सीमेंट की क्वालिटी और क्वांटिटी होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो किस तरह का आपका वर्क है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और मटेरियल आपके पास मटेरियल की अवेलेबिलिटी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लिया आपके पास सीमेंट बहुत कम मात्रा में, तो आप चाहोगे कि कम सीमेंट में ही काम हो जाए। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ द वर्क, किस तरह का काम कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। द आइडियल प्रोपोर्शन ऑफ द कंक्रीट विल बी विच प्रोड्यूस द ग्रेटर स्ट्रेंथ, यानी कि जो आपका आइडियल कंक्रीट है वो इस तरह का होगा जो कि आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, सॉलिडिटी प्रोवाइड करेगा, कठोरता प्रोवाइड करेगा एट द लीस्ट कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में। ठीक है, इन एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स फॉर सीमेंट कंक्रीट इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट voids of the coarse aggregate are filled up by the sands and voids of the fine aggregates are filled up by cement। ये मैंने बिल्कुल अभी आपको बताया था कि आपको इस कंक्रीट को बनाते वक्त आपको ये अपने दिमाग के अंदर रखना पड़ेगा कि जो बड़े एग्रीगेट्स हैं, जो कोर्स एग्रीगेट हैं, उनके बीच का जो स्पेस है वो फाइन एग्रीगेट जो हैं वो ऑक्यूपाई कर लें, और जो फाइन एग्रीगेट के बीच का जो स्पेस होगा वो आपका सीमेंट ऑक्यूपाई कर ले। तो मैं अगर इसको यहाँ पे अलग तरीके से, अलग डायग्राम से अगर आपको समझाऊं तो इसमें क्या होगा, जैसे कि मान लिया आपका ये बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये आपके एग्रीगेट्स हैं, जो आपके पेबल्स हो गए मान लिया। ठीक है, ये बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, ये बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं, ये बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं आपके। अब इनमें जो है छोटे छोटे साइज के पार्टिकल्स आ गए। ठीक है, इसमें जो है आपके छोटे छोटे साइज के पार्टिकल्स आ गए जो कि सैंड होंगे। ठीक है, बड़े साइज के पार्टिकल्स में आपके कौन से आ गए, छोटे साइज के पार्टिकल्स आ गए, यानी कि आपके पास ये आ गया सैंड, फिर ये आ गया सैंड, फिर ये आ गया सैंड, फिर ये आ गया सैंड। मगर अब भी आप देख रहे हो कि थोड़ा थोड़ा स्पेस बच रहा है। ठीक है, तो जो बचा कुचा स्पेस है वो किसने ले लिया, वो सीमेंट ने आके ले लिया। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका क्या आ गया, जो आपके वॉइड्स हैं, आपके जो आपके सैंड के वॉइड्स हैं, सैंड पार्टिकल्स के बीच के वॉइड्स हैं, वो सीमेंट ने ले लिए। ठीक है, वो किसने ले लिया, आपके सीमेंट ने ले लिए। तो जो आपका येलो कलर है, जो आपका येलो कलर है वो क्या है, जो आपका येलो कलर है, यहां पे लिखता हूं मैं इसको येलो करके, जो आपका येलो कलर है वो है आपका कोर्स एग्रीगेट। दिस विल बी द कोर्स एग्रीगेट। जो आपका ब्राउन टाइप कलर है, ठीक है, जो आपका ब्राउन टाइप कलर है, ठीक है, ये जो आपका ब्राउन टाइप कलर है ये है आपका फाइन एग्रीगेट। दिस विल बी द फाइन एग्रीगेट। और जो आपका व्हाइट वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जो आपका व्हाइट वाला पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये है आपका सीमेंट। ये क्या है, आपका सीमेंट है। ठीक है, तो कोर्स एग्रीगेट के जो बीच के वॉइड्स थे वो किसने ले लिए, फाइन एग्रीगेट ने ले लिए। जो फाइन एग्रीगेट्स के बीच के वॉइड थे वो सीमेंट ने ले लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बिल्कुल सॉलिड जो है आपका कंक्रीट बनेगा। ये आपको इसमें ध्यान रखना है।
ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स यूजुअली अडॉप्टेड इन द सीमेंट कॉन्सेप्ट फॉर डिफरेंट वर्क्स, अलग अलग काम के लिए कौन कौन से हमें कैसा प्रोपोर्शन लेना है वो हम देखते हैं नेक्स्ट टेबल के अंदर। ये है टेबल, ठीक है। प्रोपोर्शन जो है, जैसे कि मान लिया आप इसमें जो प्रोपोर्शन हम लिखते हैं कंक्रीट का, ठीक है, तो यहां पे जो है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जो कंक्रीट का जो प्रोपोर्शन है वो कैसे लिया जाता है, प्रोपोर्शनिंग ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। यहां पे लिखते हैं हम प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो कंक्रीट की प्रोपोर्शनिंग कैसे होती है, 1, जिसमें 1 जो होता है वो क्या होता है आपका सीमेंट, फिर बीच में आता है आपका n होता है आपका फाइन एग्रीगेट, फिर आता है आपका 2n विल बी द कोर्स एग्रीगेट। तो इसमें आपका जो 1 है, जो इसमें आपका 1 है, ये 1, ये आपका रिप्रेजेंट करता है सीमेंट को, दिस विल बी द सीमेंट। ये जो आपका n क्वांटिटी है ये वेरी करती है, 1 तो 1 ही रहेगा, मगर ये जो n और 2n है ये वेरी करेंगे, ठीक है। जितना ये वेरी करेंगे उतनी ही स्ट्रेंथ जो है वो आपकी चेंज होगी, ठीक है। तो n जो है वो किसके ऊपर रिप्रेजेंट करता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस विल रिप्रेजेंट फाइन एग्रीगेट। Fa का मतलब क्या होता है, फाइन एग्रीगेट, ठीक है। दिस विल बी द, इसको आप आगे के लिए भी ध्यान रखना, दिस विल बी द फाइन एग्रीगेट, ठीक है। और जो 2n है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कोर्स एग्रीगेट को, ठीक है। Ca कोर्स एग्रीगेट, COARSE कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। दिस विल बी द कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, यानी कि बीच में अगर 2 है तो ये 4 हो जाएगा, बीच में अगर 3 है तो ये 6 हो जाएगा, बीच में अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शनिंग ऑफ द कंक्रीट की प्रोपोर्शनिंग ऐसे होती है। अब अलग अलग प्रोपोर्शनिंग को हम देखते हैं कहां कहां पे इस तरह का कंक्रीट जो है कहां कहां पे यूज होता है। तो सबसे पहले 1 5 10, 1 यानी कि n की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई, n की वैल्यू यहां पे 5 हो गई, यहां पे n की वैल्यू कितनी हो गई, यहां पे n की वैल्यू 4 हो गई, यहां पे n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, यहां पे n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, यहां पे n की वैल्यू कितनी हो गई, 1.5 हो गई। तो जहां पे जब n की वैल्यू 5 है तो ये लीन कंक्रीट है, लीन कंक्रीट में इस्तेमाल करते हैं ऐसे को हम बेस में, अगर मान लिया कहीं पे बेस बनाना हो आपको तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही पुअर क्वालिटी का जो है आपका कंक्रीट होता है। नेक्स्ट इज 148, ये आपका पाथवेज में इस्तेमाल होता है, यानी कि आपको अगर कोई पाथ बनाना है तो हम 148 कंक्रीट का इस्तेमाल करेंगे। 136 ये आपका लेवलिंग में, जब आपको लेवलिंग करनी हो, आपका स्ट्रक्चर थोड़ा लाइट स्ट्रक्चर टाइप का हो, ठीक है, वहां पे आप जो है इस लेवलिंग जो आपका ये 1:3 रेशो है, 1:36 रेशो है, उसको इस्तेमाल करेंगे। 124 ये हम फ्लोर्स में इस्तेमाल करते हैं, पेवमेंट में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर आपको सड़क वगैरह बनानी हो तो पेवमेंट में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 124 को। अच्छा, अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला 1 1.5 3 ये अधिकतर इस्तेमाल होता है जितनी भी आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती हैं, ठीक है, वो आपकी 1 1.5 3 के मसाले से बनती हैं, 1 1.5 3 के रेशो से बनती हैं, ठीक है। इसमें आपकी रेजिडेंशियल स्लैब्स आ जाएगी, यानी कि जो आप जिसको आप लेंटर बोलते हो, ठीक है, वो लेंटर नहीं होता, ठीक है, वो आपकी स्लैब होती है। तो स्लैब हो गया, बीम हो गई, कॉलम्स हो गए, तो उसमें हम जो है 1 1.5 3 वाले मसाले को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आपकी प्रोपोर्शनिंग के बारे में हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर सीमेंट रेशो, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका कई बार पूछा गया है, 2010 2009, और हो सकता है इस बार भी आपका ये पूछा जाए, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशो आपका नाम से ही ये बता रहा है कि वाटर सीमेंट रेशो क्या है। वाटर सीमेंट रेशो इज द रेशो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर अपॉन क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, ठीक है। वाटर सीमेंट का रेशो, वाटर की क्वांटिटी और सीमेंट की का जो रेशो होगा उसको हम बोलते हैं वाटर सीमेंट रेशो। अब वाटर सीमेंट रेशो को हम अगर हम वैसे देखें कि वाटर सीमेंट रेशो से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वाटर सीमेंट रेशो में ऊपर की साइड क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है। तो जितना ज्यादा वाटर बनाएंगे, वाटर बढ़ा देंगे हम, तो वाटर सीमेंट रेशो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। जितना वाटर बढ़ेगा उतना वाटर सीमेंट रेशो बढ़ जाएगा, और जितना आपका वाटर बढ़ेगा, मैंने आपको पहले क्या बताया था, जितना आपका वाटर बढ़ेगा उतना ही आपकी वर्केबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो वाटर सीमेंट रेशो जितना ज्यादा होगा उतनी ही वर्केबिलिटी आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वाटर सीमेंट रेशो इज द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वाटर मिक्स्ड इन कंक्रीट टू द वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट यूज्ड, यानी कि जितना वाटर है और जितना सीमेंट है उनका जो रेशो होगा, दैट इज कॉल्ड द वाटर सीमेंट रेशो। अब जो वाटर सीमेंट रेशो, अच्छा इसमें एक और चीज की बात करते हैं, जितना कंक्रीट में हम ज्यादा पानी मिलाएंगे उतना ही उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो वाटर सीमेंट रेशो अगर आपका बढ़ता है तो यानी कि वाटर आपने जितना ज्यादा बढ़ा दिया तो वाटर सीमेंट रेशो बढ़ गया, और वाटर सीमेंट रेशो बढ़ने से आपकी वर्केबिलिटी तो बढ़ गई, मगर
पानी के मिलाने से आपकी स्ट्रेंथ घट जाएगी, ठीक है। तो वाटर सीमेंट रेशो जब ज्यादा होगा तो आपकी वर्केबिलिटी तो इंक्रीज हो जाएगी, मगर सेम टाइम पे आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो यही यहां पे लिखा है कि द स्ट्रेंथ एंड द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट डिपेंड टू द ग्रेट एक्सटेंट ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड। यानी कि स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी दोनों ही डायरेक्टली जो है आपकी इफेक्ट होती हैं किससे, आपके वाटर सीमेंट रेशो से। अगर वाटर सीमेंट रेशो ज्यादा होगा तो आपकी वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, अगर वाटर सीमेंट रेशो कम होगा तो आपकी वर्केबिलिटी क्या, आपका जो स्ट्रेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। कम वाटर सीमेंट रेशो होगा तो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा वाटर सीमेंट रेशो होगा तो आपकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। For a given proportion of the material, there is an amount of water which gives the aggregate greatest strength. अब इसमें कोई एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर होगी, ठीक है, जो कि आपकी जो है ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ को आपको रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। वर्केबिलिटी भी मेंटेन करेगी और आपको स्ट्रेंथ भी जो है ग्रेटेस्ट देगी। ये एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर होगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर लेस देन दिस, अगर आप इस ऑप्टिमम अमाउंट वाटर से, जो कि आपकी ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर है जिसमें आपकी वर्केबिलिटी भी अच्छी होगी और स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी, उसको हम बोलेंगे ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। उस ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर से अगर आप कम जो है पानी यूज करते हो तो उससे क्या होगी, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ जो है आपकी कम हो जाएगी। सिमिलरली क्वांटिटी ऑफ वाटर मोर देन द ऑप्टिमम वाटर, अगर आप जो है ऑप्टिमम वाटर से ज्यादा वाटर इस्तेमाल कर लेते हो तो क्या हो जाएगा, वाटर इंक्रीज द वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी तो इंक्रीज हो जाएगी उस केस में, वाटर आपने ज्यादा इस्तेमाल करा, वर्केबिलिटी तो इंक्रीज हो जाएगी, बट डिक्रीज द स्ट्रेंथ, मगर सेम टाइम पे आपकी स्ट्रेंथ जो हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि कितना कितना मिलाने पे कितना स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। एन इंक्रीज इन ऑफ 10%, अगर आपने ऑप्टिमम से 10% ज्यादा वाटर इस्तेमाल कर लिया, ऑप्टिमम वाटर कंटेंट में डिक्रीज द स्ट्रेंथ अप्रॉक्सीमेटली 15%, यानी कि आपने पानी तो ज्यादा इस्तेमाल करा था 10%, मगर स्ट्रेंथ आपकी 15% रिड्यूस हो गई, ठीक है। अगर आप 50% ज्यादा वाटर इस्तेमाल कर दो ऑप्टिमम वाटर से तो आपकी स्ट्रेंथ जो हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी, यानी कि एकदम से आपकी स्ट्रेंथ जो है आधी हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे हमें ये समझ में आता है कि वाटर सीमेंट रेशो को मैं किससे रिप्रेजेंट करूं, WCR। तो अगर वाटर सीमेंट रेशो ज्यादा है, ठीक है, यानी कि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, तो क्या होगा, आपकी वर्केबिलिटी, जो आपकी वर्केबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मगर सेम टाइम पे आपकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वाटर सीमेंट रेशो आप बढ़ाओगे तो वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि वाटर कंटेंट बढ़ रहा है। अगर आपका वाटर कंटेंट बढ़ रहा है तो सेम टाइम पे आपकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट वाटर सीमेंट रेशो, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशो हमने कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ प्रोपोर्शनिंग कंक्रीट। अब हम कंक्रीट के अंदर जो प्रोपोर्शनिंग है 1, 1.5, 3, ठीक है, या फिर 1, 2, 4, किस तरीके से हमको इनको रखना है, ये कैसे हमें पता चलेगा, ठीक है। इसकी हमें प्रोपोर्शनिंग करनी पड़ती है, किस तरीके से हम पता करें कि हमें 1, 1.5, 3 करना है या 1, 2, 4 करना है। जो हमने पहले वाला प्रोपोर्शनिंग मेथड पढ़ा था वो तो फिक्स था, वो थंब रूल था कि मान लिया आपको लीन कंक्रीटिंग करनी है तो आपको 1, 2, 3 का मसाला इस्तेमाल कर लो, या 1, 3, 4 का मसाला, 1, 3, 6 का मसाला इस्तेमाल कर लो, वो तो एक थंब रूल था। मगर हम इसको एक्चुअल में किस तरीके से करते हैं, ये हम इसमें जो मेथड्स ऑफ प्रोपोर्शनिंग है उसमें हम देखते हैं। तो इसके 3 मेथड हैं जो हम सीमेंट के, जो कंक्रीट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी क्वांटिटी को अलग अलग क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए, सीमेंट को अलग, सैंड को अलग और एग्रीगेट को अलग कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। जो पहले वाला मेथड है वो तो आर्बिट्ररी मेथड है। आर्बिट्ररी मेथड का मतलब कि वर्क के अकॉर्डिंग जो है पहले से ही डिसाइड कर दिया कि अगर मान लिया आपको स्लैब बनानी है या आपको जो है बीम बनानी है या आपको कॉलम बनाने हैं तो उसमें आपको 1, 1.5, 3 का ही मसाला लेना पड़ेगा। तो ये तो क्या हो गया, आपका थंब रूल हो गया, ठीक है। मगर थंब रूल से हमारा काम नहीं चलता है। हमें जो बड़े टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें हमें स्ट्रेंथ जो है, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हमारा ये है कि हम स्ट्रेंथ जो है पहले ही पता कर लें कि उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो कितनी आएगी स्ट्रक्चर में जाने के बाद, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे क्या है, एक तो आर्बिट्ररी मेथड है, एक ट्रायल मिक्स मेथड है और एक मिनिमम वॉइड्स मेथड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्बिट्ररी मेथड। दिस मेथड इज अडॉप्टेड ओनली फॉर द वर्क ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड। अगर बहुत छोटे लेवल पे काम चल रहा है, जैसे कि बहुत छोटा मकान बन रहा है, ठीक है, कोई जो है आपका बहुत छोटा रोड वर्क है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है उस काम की, तो वहाँ पे हम जो है
आर्बिट्ररी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली जो घर होते हैं आपके वो आर्बिट्ररी मेथड पे ही बनते हैं। जितने भी जो नॉर्मल घर आम आदमी जो घर बनवाता है वो सारे के सारे आर्बिट्ररी मेथड पे ही बनते हैं, जिसमें कि जो पहले से ही जो रेशो है वो फिक्स रहता है कि हम 1:3 का ही मसाला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो दिस मेथड इज अडॉप्टेड ओनली फॉर वर्क ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड और द मॉडरेट इंपॉर्टेंस। ठीक है, द कंबाइंड एग्रीगेट शुड बी डेंस और शुड हैव लीस्ट वॉइड। अब इसमें हमारा मेन मोटो ये होता है कि जो आपका कंक्रीट बने उसके अंदर कम से कम वॉइड्स रहें। तो हम इस तरीके से मटेरियल का चूज करते हैं कि जो बड़े साइज के एग्रीगेट हैं उसको उनके बीच के जो वॉइड्स हैं वो छोटे साइज के एग्रीगेट रख लें, और जो छोटे साइज के जो एग्रीगेट हैं उनके बीच के जो वॉइड्स हैं वो सीमेंट ऑक्यूपाई कर ले। तो इस तरह का हम डेंस जो है कंक्रीट बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह की डेंसनेस के लिए द क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट शुड बी सफिशिएंट टू फिल द वॉइड्स ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। यानी कि इस तरह का काम करने के लिए ऐसा कंक्रीट हमें ऐसे एग्रीगेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जो फाइन एग्रीगेट्स हैं वो कोर्स एग्रीगेट के बीच के जो वॉइड्स हैं उनको फिल कर लें। ठीक है, और अगर हमें ये चीज करनी है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस द रेशियो ऑफ द कोर्स एग्रीगेट टू फाइन एग्रीगेट, यानी कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी अपॉन फाइन एग्रीगेट। क्या करें हम, कोर्स एग्रीगेट अपॉन फाइन एग्रीगेट, द क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट अपॉन द क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट। ये जो रेशो है ये आपको 1.5 से किसके बीच में रखना पड़ेगा, 2.5 के बीच में रखना पड़ेगा। अगर आप ये रेशो रखते हो तो आपके जो मैक्सिमम वॉइड्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, किससे, फाइन एग्रीगेट से कवर हो जाएंगे। ये रेशो है जनरली कितना रखा जाता है, ये रेशो जनरली 2 रखा जाता है। कि हमने क्या रखा, 1.5 से लेके 2.5 के बीच में रखा, तो जनरली इसको 2 रखते हैं। ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ द सीमेंट, सैंड एंड द कोर्स एग्रीगेट इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब जो प्रोपोर्शन है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1:2:4। ठीक है, ऐसा रख सकते हैं, या फिर हम क्या रखते हैं 1:3:6। यानी कि हम इन जनरल अगर हम बात करें तो 1:n:2n। तो मैंने वो क्या कहा कि ये जो आपका प्रोपोर्शनिंग थी, यानी कि ये तो क्या है, आपका सीमेंट है, ये आपका फाइन एग्रीगेट है, ये आपका कोर्स एग्रीगेट है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट का जो रेशियो है वो कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। तो अगर हम यहां पे देखें, इसको देखें तो ये आपका क्या है, आपका कोर्स एग्रीगेट है, और ये क्या है, आपका फाइन एग्रीगेट है। कोर्स एग्रीगेट हमने क्या रखा, 2n, फाइन एग्रीगेट क्या रखा हमने, n। तो n से n कट जाएगा तो क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। तो यानी कि इसका जो रेशियो है वो हमने कितना रखा, 2 रखा। तो ये कितना है, 1:2:4, 1:3:6, ऐसे ही 1:4:8, ठीक है, 1:5:10, इस तरीके से आपके जो है रेशियोज बन सकते हैं। अब इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट देयर इज नो रिजिड कंट्रोल ओवर द स्ट्रेंथ। हमें स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं रहता कि कितनी स्ट्रेंथ का कंक्रीट आपका बन रहा है। आपका 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर का जो है आपका स्ट्रेंथ बन रहा है, या फिर हम इसको स्ट्रेंथ की क्वांटिटी इसमें जो है मेजर नहीं कर सकते कि कितनी स्ट्रेंथ का आपका कंक्रीट बना। ठीक है, ये हम इसमें मेजर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रायल मिक्स मेथड। अब ट्रायल मिक्स मेथड को हम समझते हैं कि ट्रायल मिक्स मेथड क्या है। ठीक है, तो ट्रायल मिक्स मेथड से हम पहले के देखते हैं मिनिमम वॉइड्स मेथड। तो मिनिमम वॉइड्स मेथड का जो है सिंपल सा फंडा वही है कि जो बड़े साइज के एग्रीगेट हैं उनके बीच का जो आपका वॉइड्स हैं वो छोटे साइज के एग्रीगेट जो हैं, जो फाइन एग्रीगेट हैं, वो ऑक्यूपाई कर लें। जो फाइन एग्रीगेट के बीच का जो स्पेस है, जो वॉइड्स हैं, वो सीमेंट ऑक्यूपाई कर ले। तो अगर हम इस तरीके से जो है अपना कंक्रीट का निर्माण करते हैं, इतने आप कंक्रीट को बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मिनिमम वॉइड्स मेथड। तो इसके अंदर आप ये कहेंगे, इन दिस मेथड द वॉइड्स ऑफ द कोर्स एग्रीगेट एंड द फाइन एग्रीगेट आर डिटरमाइंड सेपरेटली। हम इनको जो वॉइड्स हैं वो उनके वॉइड्स को अलग अलग जो है डिटरमाइन करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ द सैंड यूज शुड बी सच दैट, आपको सैंड इस तरीके से इस्तेमाल करना है, इस तरह की इतनी क्वांटिटी सैंड की लेनी है दैट इट कंप्लीटली फिल्स द वॉइड ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, कि वो कोर्स एग्रीगेट के बीच के जो वॉइड्स हैं उन सबको फिल कर ले। और सिमिलर द क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट, आपको सीमेंट इतनी क्वांटिटी का लेना है ताकि जो है वो फिल्स नहीं फिल, दिस इज फिल। ठीक है, ये भी फिल्स नहीं है, ये है आपका फिल। ठीक है, द सिमिलर द क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट इज यूज्ड शुड बी सच दैट इट फिल्स द वॉइड्स ऑफ द सैंड, यानी कि सीमेंट आपको इतनी क्वांटिटी का लेना है कि जो सैंड के जो वॉइड्स हैं वो उनमें जाके भर जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन दिस वे डेंस मिक्स हैविंग मिनिमम वॉइड्स इज ऑब्टेन। इस तरीके से आपको जो मिक्स तैयार होगा वो डेंस मिक्स तैयार होगा, और उसके अंदर जो वॉइड्स होंगे वो बहुत कम वॉइड्स होंगे उसके अंदर। ठीक है,
सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड, उसके बाद आप सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड कर लो जिससे कि आपका सीमेंट पेस्ट बन जाए, ठीक है, इन द मिक्सचर इन ऑर्डर टू मेक द कंक्रीट वर्केबल, और आप वर्केबिलिटी के अकॉर्डिंग उसके अंदर आप वाटर ऐड कर लो, ठीक है। यानी कि अगर आप मान लिया आपको स्लैब के अंदर कंक्रीट इस्तेमाल करना है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा पानी मिला दो, ठीक है, क्योंकि स्लैब के अंदर हमें जो है कॉम्पैक्शन करने की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो उसमें जो है उसमें जो कंक्रीट है वो आपका तरल टाइप का होना चाहिए, तरल टाइप का आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि उसको फैलाना पड़ेगा आपको, ठीक है, बड़ी सरफेस में फैलाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा पानी मिलाया जाता है, नॉर्मल से ज्यादा पानी मिलाया जाता है। अगर आपको कॉलम में मिलाना है तो आप हो सकता है कम पानी भी आप इस्तेमाल करो तब भी आपका काम चल जाएगा, बीम में भी कम पानी में काम चल जाएगा, मगर स्लैब में क्या होगा, आपको वर्केबल ज्यादा कंक्रीट वर्केबल बनाना पड़ेगा, ज्यादा उसको तरल बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको उसको फैलाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रायल मिक्स मेथड। अब जो ट्रायल मिक्स मेथड है उसके अंदर हम कई सारे ट्रायल्स करते हैं, ठीक है, ये मेथड भी आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, देख लेते हैं इसको, कुछ नहीं है तेरा। इन दिस मेथड weight of the cement, fine aggregate, coarse aggregate and the water are put into the graduated cylinder vessel and tempted। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले ट्रायल करते हैं, अलग अलग क्वांटिटी लेंगे हम, पहले हमने एक तरह की क्वांटिटी ले ली, मान लिया आपने 1 किलो सीमेंट ले लिया, 2 किलो आपने सैंड ले लिया, 3 किलो आपने एग्रीगेट ले लिया, ग्रेवल ले लिया और कुछ आपने पानी ले लिया, इन सबको आपने लिख लिया। और इसमें एक सिलेंडर होता है, ठीक है, इसमें एक सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर के अंदर आपने क्या करा, इसको जो सीमेंट सैंड जो है वो इसके अंदर आपने भर दिए, ठीक है, मान लीजिए ये तो आपने एग्रीगेट कर दिया, ठीक है, ये एग्रीगेट भर दिया आपने इसके अंदर, ठीक है, और फिर आपने इसके अंदर जो है सैंड पार्टिकल्स भर दिए, ठीक है, ये आपने सैंड पार्टिकल्स भर दिए जो छोटे छोटे हैं, ठीक है, सैंड डाल दिया, और फिर बचे कुचे में आपने क्या डाल दिया, कुछ क्वांटिटी जो आपने डाल दी सीमेंट की डाल दी, ठीक है, ये आपकी जो वाइट से आप देख रहे हो ये आपका सीमेंट हो गया, ठीक है, और इस प्रोपोर्शनिंग को आपने लिख लिया, ठीक है, इस प्रोपोर्शनिंग को आपने क्या कर लिया, लिख लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वाइट वाला है वो क्या है, सीमेंट है, ठीक है, ये जो वाइट है वो क्या है, आपका सीमेंट है, ठीक है, ये जो आपका येलो कलर से है, ये जो आपका येलो कलर से है, ये येलो कलर से जो है आपका वो है आपका कोर्स एग्रीगेट, CA से मैंने लिख दिया, और जो आपका ब्राउन कलर से दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो ब्राउन कलर से है, ये ब्राउन कलर से है आपका फाइन एग्रीगेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पहले क्वांटिटी आपने लिख ली कि मैंने इतनी इतनी क्वांटिटी ली है, उसके अंदर सिलेंडर के अंदर भर दिया। अब सिलेंडर क्या करोगे, आप हिलाओगे इसको, ठीक है, इसको ऊपर से बंद कर दोगे, इसको हिलाओगे, और काफी हिलाने के बाद इसको आप दोबारा से खोल के देखोगे कि वॉल्यूम जो है इसका कम हुआ है नहीं है, जितना इसमें क्या होगा, वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा, जितना आप इसको हिलाओगे स्पेस जो है ऑक्यूपाइड होता चला जाएगा और वॉल्यूम आपका जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो कम होता चला जाएगा, ठीक है, यानी कि जो ये आपका मटेरियल है वो नीचे की साइड बैठता चला जाएगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम कम होता चला जाएगा क्योंकि जो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स हैं वो बड़े साइज के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, द वेसल इज एम्प्टीड, यानी कि आप क्या करेंगे, हम जो है पहले हमने इसको मिला लिया, इसको हिलाया, फिर हमने जो है देख लिया कि जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर वेसल को एम्प्टी करेंगे, आफ्टर नोटिंग दी हाइट, हम हाइट नोट कर लेंगे, और फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, वेसल को एम्प्टी करके उसको साफ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा से द वेसल इज देन क्लीन केयरफुली, उसके बाद वेसल को क्लीन कर लेंगे और दोबारा से ट्रायल करा जाएगा। द मेथड रिपीटेड फॉर सेवरल ट्रायल मिक्सचर्स इन वेरिंग प्रोपोर्शन, अलग अलग प्रोपोर्शन में हम जो है उसका ट्रायल करेंगे, ठीक है। यानी कि अब पहले हमने सीमेंट की क्वांटिटी कुछ अलग मिलाई थी, इस बार हम सीमेंट की क्वांटिटी कुछ अलग मिलाएंगे, फिर कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी अलग मिलाएंगे, फाइन एग्रीगेट की क्वांटिटी अलग मिलाएंगे। हम ऐसा ट्रायल की जांच करेंगे, द मिक्सचर दैट गिव्स द सेम स्मॉलेस्ट वॉल्यूम, यानी कि जो कम वॉल्यूम मिले आपको, जिसमें आपको बहुत कम वॉल्यूम मिले, द मिक्सचर दैट गिव्स द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम फॉर द सेम वेट, यानी कि वेट तो सेम रहे, जो आपका जो ये इसका वेट है, ठीक है। आपने क्या करा, सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट, इन सब का जो मिक्सचर आपने लिया, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और सीमेंट, इन सब का जो एडिशन है वो मान लिया आपका 5 किलो है, ठीक है। तो आपको टोटल जो टोटल इसका लोड है, जो टोटल इसका वेट है वो चेंज नहीं करना है, मगर आपके जो प्रोपोर्शन है उसको आपको चेंज करना है। तो जिस ट्रायल पे आपको जो है कम हाइट मिले, ठीक है, सबसे कम हाइट मिले, सबसे कम वॉल्यूम मिले,
वो ही आपका ट्रायल जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उसी ट्रायल को हम सेलेक्ट कर लेंगे और वही हम रेशियो जो है इसके अंदर मेंटेन करेंगे। इट मींस वन विच इज द डेंसेस्ट इज अडॉप्टेड, यानी कि जो जिसमें सबसे कम हाइट आएगी और आपका जो वेट रहेगा वो 5 किलो ही रहेगा, ठीक है, जिसमें से आपकी सबसे कम हाइट आपको मिले वही आपको जो है वही आपको ट्रायल आपको ले लेना है। उतनी क्वांटिटी आपको सीमेंट की लेनी है, कोर्स एग्रीगेट की लेनी है और फाइन एग्रीगेट की लेनी है। तो ये आपका हो गया ट्रायल मिक्स मेथड, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका इसके अंदर जो है, अब आपका जो हमने जो मेथड्स जो हैं वो पढ़ लिए, ठीक है, किस तरीके से हम प्रोपोर्शनिंग करते हैं वो सारे हमने मेथड पढ़ लिया। हम देखते हैं कि कंक्रीट का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, कंक्रीट को बनाया कैसे जाता है, ठीक है। हमने सारा कैलकुलेट कर लिया कि सैंड इतना लगेगा, सीमेंट इतना लगेगा, कोर्स एग्रीगेट इतना लगेगा, ये सब हमने निकाल लिया। अब हम ये देखते हैं कि हम इसको प्रोड्यूस कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो कंक्रीट को ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली आया 2024 में, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आपकी 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स हैं, ठीक है। अब इन 6 स्टेप्स को हम बार बार लगातार बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले है आपका बैचिंग, ठीक है। बैचिंग क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं बैचिंग। मेजर द प्रॉपर एंड एक्यूरेट क्वांटिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इज कॉल्ड द बैचिंग, यानी कि सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि कितना कितना क्वांटिटी में जो है आपका कंक्रीट के अंदर इंग्रेडिएंट्स रखने हैं, ठीक है, कितने कितने लेने हैं। हमें ये तो पता चल गया कि हमें सैंड जो है 1 किलो लेना है, हमें सैंड जो है वो 2 किलो लेना है, ठीक है। हमें जो एग्रीगेट है, जो हमारा कोर्स एग्रीगेट है वो 4 किलो लेना है, ठीक है। मान लीजिए ये तो चीज हमने पहले निकाल ली कि हमारा जो सीमेंट है वो हमारा 1 किलो आएगा, मान लिया, ठीक है। जो हमारा सैंड है वो आपका 2 किलो आएगा। जो आपका एग्रीगेट है, एग्रीगेट का मतलब कोर्स एग्रीगेट जो आपका गिट्टी है वो आपका 4 किलो आएगा। कैसे रेशो हमने लिया, 1:4 का रेशो हमने लिया, 1:2 का रेशो लिया हमने, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि इतना, मगर 1 किलो सैंड लोगे कैसे आप? 2 किलो आप सैंड, 1 किलो सीमेंट कैसे लोगे, सैंड 2 किलो कैसे लोगे, एग्रीगेट 4 किलो कैसे लोगे? ये किस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे, कैसे हम कट्टे में से उठाएंगे, कैसे हम ट्रक में से एग्रीगेट उठाएंगे, उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, वो ही आपकी बैचिंग कहलाती है, ठीक है। मेजर द प्रॉपर एंड एक्यूरेट क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स इज कॉल्ड बैचिंग। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ बैचिंग। सबसे पहला मेथड आता है वॉल्यूम बैचिंग और दूसरा मेथड आता है आपका वी बैचिंग, ठीक है। तो जो वॉल्यूम बैचिंग है वो थोड़ा सा इनकरेक्ट मेथड है, ठीक है, मगर जनरली तौर पे जो आपका नॉर्मल आपके घर बनते हैं उसमें वॉल्यूम बैचिंग ही जो है यूज करी जाती है। कैसे यूज करी जाती है? जो मिस्त्री जो है उसके पास एक तसला होता है, ठीक है, उस तसले में वो एक सीमेंट का जो है एग्रीगेट, मान लिया आपके चार तसले उसने एग्रीगेट के डाल दिए, यानी गिट्टी के 4 तसले डाल दिए, ठीक है। उसके बाद उस तसले के अंदर 2 तसले उसने किसके डाल दिए, सैंड के डाल दिए। फिर उसके बाद 1 तसला उसने सीमेंट का डाल दिया। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम बैचिंग, ठीक है। वॉल्यूम बैचिंग का मतलब उसने जो है अपने जो उसका पैन था, जो आपका उसका तसला था, वो उसका एक वॉल्यूम था, वो हमारा क्या है, एक वॉल्यूम है। हमने उसमें वेट नहीं लिया, हमने सिर्फ उसको भरा ऊपर तक, ठीक है। तो हमने उसका एक वॉल्यूम लिया कि इतना वॉल्यूम हमने किसका ले लिया, हमने 4 वॉल्यूम तो ले लिए, 4 तसले जो है वॉल्यूम ले लिया हमने किसका, एग्रीगेट का। 4 तसले वॉल्यूम ले लिया हमने किसका, सैंड का। और 1 तसला वॉल्यूम, सॉरी 2 तसले हमने सैंड का लिया और 1 तसला हमने सीमेंट का लिया। तो ये वॉल्यूम बैचिंग हो गई, ठीक है। हमने प्रोपोर्शन तो ये रखा 1 2 4 का, मगर हमने करा वॉल्यूम से, ठीक है। हमने करा ये क्या, किससे, वॉल्यूम से करा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम बैचिंग। तो वॉल्यूम बैचिंग थोड़ी सी इनएप्रोप्रिएट होती है, ठीक है। तो वॉल्यूम बैचिंग इज जनरली रिकमेंडेड फॉर स्मॉल जॉब्स, जो बहुत छोटी काम होंगे उसमें हम वॉल्यूम बैचिंग करते हैं। जो नॉर्मल आपके घर वगैरह बनते हैं वहां पे वॉल्यूम बैचिंग ही होती है। इसमें एक गेज बॉक्स होता है। गेज बॉक्स का मतलब इस तरीके से एक आपका बॉक्स होगा, ठीक है। ये इस तरीके से आपका एक एम्प्टी बॉक्स होगा, यहां पे एक हैंडल लगा रहेगा और ऐसे ही यहां पे हैंडल लगा रहेगा। इसमें क्या भरेंगे, इसमें आप बारी बारी से पहले तो क्या भरोगे, एग्रीगेट भरोगे, ठीक है। एग्रीगेट का मतलब कोर्स एग्रीगेट भरोगे, गिट्टी भरोगे, ठीक है। फिर बाद में एग्रीगेट के 4 तसले करने के बाद, 4 बॉक्स एग्रीगेट के करने के बाद फिर 2 बॉक्स आप सैंड के करोगे और फिर 1 बॉक्स आप सीमेंट का करोगे। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, हमारी वॉल्यूम बैचिंग हो जाएगी। सीमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड बाय वेट। अच्छा, इसमें सीमेंट जो है वॉल्यूम में नहीं भरेंगे, सीमेंट हमेशा किसमें मेजर होता है, आपका वेट में ही मेजर होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम बैचिंग आपकी हो गई। नेक्स्ट जो आपकी बैचिंग होगी
वो होगी आपकी वे बैचिंग। तो वे बैचिंग में क्या होता है, इट इज करेक्ट मेथड। ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट मेथड है। इसमें हम 1 किलो अगर आपका सीमेंट है तो 1 किलो सीमेंट को तोल लेंगे। अगर आपका 2 किलो सैंड है तो 2 किलो सैंड को आप तोल लोगे। अगर आपका 4 किलो एग्रीगेट है, 4 किलो आपकी गिट्टी है, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट है, तो उसको आप तोल लोगे। तो इस तरह की बैचिंग जो कहलाती है वो होती है वे बैचिंग, जिसमें हम वेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इज करेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग द मटेरियल्स फॉर ऑल इंपॉर्टेंट वर्क्स। वे बैचिंग इज यूज। जितने भी आपकी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स, बड़ी बड़ी इमारतें आप देखते हो, वहां पे आपकी वे बैचिंग इस्तेमाल करी जाती है, तोला ही जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे बैचर्स, WEIGH, डिफरेंट टाइप ऑफ वे बैचर्स आर अवेलेबल। ठीक है, बहुत तरह के वे बैचर हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें आप सीमेंट को तोल सकते हो, जिसमें आप एग्रीगेट को तोल सकते हो, जिसमें आप सैंड को तोल सकते हो। ठीक है, तो हमने इस तरीके से फर्स्ट जो हमारा प्रोडक्शन में जो फर्स्ट आपका प्रोसेस था बैचिंग, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है आपका मिक्सिंग। अब आपने क्या किया, आपने अलग अलग निकाल तो लिया, हमने सीमेंट निकाल लिया अलग, हमने सैंड निकाल लिया अपनी रिक्वायरमेंट के अलग, और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने एग्रीगेट को, जो कोर्स एग्रीगेट है, उसको हमने निकाल लिया। अब हम मिक्सिंग कैसे करेंगे, ठीक है, उनकी मिक्सिंग किस तरीके से करेंगे, उनको मिक्स कैसे करेंगे, ठीक है, वो हम देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रोलिंग, फोल्डिंग। रोलिंग का मतलब उसको इस तरीके से रोल करना, फोल्ड करना, एक के ऊपर दूसरे के ऊपर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को डालना, फोल्डिंग कहलाता है। फोल्डिंग, रोलिंग, स्प्रेडिंग, यानी कि उसको स्प्रेड करना। ठीक है, स्प्रेड करेंगे सबसे पहले, फिर उसको फोल्ड करेंगे, फिर रोल करेंगे। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिक्सिंग। इसी को हम मिक्सिंग बोलते हैं। ऑफ द पार्टिकल ऑफ द कंक्रीट इज नोन एज मिक्सिंग ऑफ द कंक्रीट, यानी कि सीमेंट को फैलाना, सीमेंट को फोल्ड करना, ठीक है, सीमेंट को जो है आपका स्प्रेड करना, ठीक है, उसकी रोलिंग करना, दैट इज कॉल्ड मिक्सिंग। द मटेरियल शुड बी मिक्स्ड। आपका मटेरियल कैसा होना चाहिए, उसको थोरोली मिक्स करना चाहिए, उसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म कंक्रीट। यूनिफॉर्म कंक्रीट को बनाने के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्म मिक्सचर तैयार करने के लिए आपको जो कंक्रीट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना चाहिए। उसकी प्रॉपर फोल्डिंग, प्रॉपर रोलिंग, प्रॉपर स्प्रेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मिक्सिंग बोलते हैं। इट शुड ऑलवेज केप्ट इन माइंड द सीमेंट पेस्ट कंप्लीटली कवर्स द सरफेस ऑफ द एग्रीगेट। हमें इस तरीके से इसको ध्यान रखना चाहिए, जो सीमेंट पेस्ट है आपका, वो सारे जो एग्रीगेट्स हैं, यानी कि फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, उनकी सरफेस पे जाके चिपक जाए, ताकि अधेशन डेवलप हो, ताकि जो है चिपचिपापन जो है डेवलप हो, अधेशन डेवलप हो। ठीक है, तो आपका जितना भी सीमेंट पेस्ट है वो सारे आपके बड़े एग्रीगेट्स और छोटे एग्रीगेट्स सारी सरफेस को जो है वो कवर कर ले। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ मिक्सिंग। अब मिक्सिंग के 2 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड तो अपने हाथ से ही मिक्स कर लो। तो जनरली आपके घरों में जब हम काम कराते हैं तो मिस्त्री जो है या मजदूर जो है वो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट के मिक्सचर को हाथों से ही मिक्स करते हैं। मगर जनरली तौर पे आम घरों में भी आजकल जो है वो मशीन का इस्तेमाल होने लगा है। तो मशीन के अंदर जो है वो 2 मिनट तक उसको क्या करते हैं, रोलर के अंदर घुमाते हैं। ठीक है, 2 मिनट तक पहले हम एग्रीगेट डाल देंगे, फिर सैंड डाल देंगे और फिर सीमेंट उसके अंदर डाल देंगे, फिर 2 मिनट तक उसको घुमाएंगे, रिवॉल्यूशन देंगे। तो वो क्या हो जाता है, मशीन मिक्सिंग होती है। सबसे पहले हम देखते हैं हैंड मिक्सिंग। इट इज डन ओनली फॉर स्मॉल वर्क्स। तो वही बात है, जो हैंड मिक्सिंग होगी बहुत छोटे काम के लिए होगी। ठीक है, इन दिस मेथड 10% मोर सीमेंट इज एडेड बिकॉज द मिक्सिंग बाय हैंड कैन नॉट डन थोरोली एंड एफिशिएंटली। अब इसमें 10% सीमेंट का हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हमारे से जो है अच्छी तरह की मिक्सिंग ना हो पाई हो। आपका जो मजदूर है वो थोड़ा सा कमजोर होगा। ठीक है, मान लिया मजदूर जो है कमजोर है, उससे प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाई, तो इसलिए हम 10% जो है सीमेंट इसके अंदर ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, ताकि जो है अगर थोरोली मिक्सिंग भी नहीं हुई, अगर अच्छी तरीके से मिक्सिंग नहीं भी हुई, तब भी स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, इट शुड बी डन ओवर एन इम्परवियस कॉन्क्रीट फ्लोर। और ये ऐसी जगह पे करा जाता है जहां पे जो है फ्लोर जो है आपका इम्परवियस हो, यानी कि ऐसा ना हो कि आप जो है मिट्टी वाली जगह पे आपने कंक्रीट सीमेंट डाला और फिर पानी डाल दिया, पानी तो मिट्टी नहीं सोख लिया। ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए। आपका जो फ्लोर होना चाहिए वो आपका इम्परवियस फ्लोर होना चाहिए। ठीक है, वो आपका कठोर फ्लोर होना चाहिए, यानी कि जो है आपका मिट्टी का, आपका टाइल का बेस हो या फिर आपका जो है ईंटों का खड़ंजा हो। ऐसी जगह पे आप क्या करोगे, हैंड मिक्सिंग करोगे। ठीक है, मगर जहां पे अर्थी सरफेस होगी, जहां पे मिट्टी वगैरह जगह होगी, जहां पे आपकी सरफेस जो है साउंड नहीं होगी, कठोर सरफेस नहीं होगी, वहां पे आप हैंड मिक्सिंग नहीं कर सकते हो। फर्स्टली अब इसमें प्रोसेस क्या है, फर्स्टली फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट आर स्प्रेड आउट इन द अल्टरनेट लेयर्स। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट की लेयर्स हम बिछाना स्टार्ट करेंगे। नाउ द सीमेंट इज पोर ऑन द टॉप
टॉप ऑफ इट एंड मिक्स देम शोवल। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, सबसे बाद में जो है सीमेंट उसके ऊपर बिखेर देंगे सरफेस पे, और फिर उसको क्या करेंगे, इस तरीके से रोल करेंगे। ठीक है, जो भी आपका मिक्सचर है इस तरीके से आप उसको क्या करोगे, फोल्डिंग करोगे, रोलिंग करोगे, और फिर दोबारा से उसकी स्प्रेडिंग करोगे, फिर फोल्डिंग करोगे, रोलिंग करोगे, स्प्रेडिंग करोगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी मिक्सिंग प्रॉपरली हो जाएगी। जब आपकी प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी, देन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ओवर द मिक्सचर। उसके बाद आप क्या करोगे, वाटर उसके ऊपर डाल दोगे एंड साइमल्टेनियसली टर्न ओवर, और उसके बाद भी उसको क्या करते रहोगे, आपको उसको फोल्डिंग, रोलिंग, स्प्रेडिंग दोबारा से दोबारा आपको उसको करनी पड़ेगी। द ऑपरेशन इज कंटिन्यू टिल द यूनिफॉर्म और होमोजीनियस पेस्ट इज ऑब्टेन। और ये आपको तब तक करना पड़ेगा जब तक कि आपको ऐसा ना ऐसा दिखने लगे कि आपका जो कलर है सीमेंट पेस्ट का वो हर जगह यूनिफॉर्म हो गया, आपका डार्क ग्रेइश कलर आ गया और हर जगह यूनिफॉर्म कलर आ गया, तब तक आप उसकी मिक्सिंग करते रहोगे लगातार। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका मिक्सिंग वाला पार्ट हो गया। तो मिक्सिंग वाला पार्ट कौन सा था आपका, सेकंड नंबर वाला पार्ट था। ठीक है, सेकंड नंबर वाला पार्ट हमने मिक्सिंग कर लिया। अब जब आपको कंक्रीट बनके तैयार हो गया है, मिक्सिंग में आपका क्या हो जाएगा, आपका ग्रीन कंक्रीट बनके तैयार हो गया। अब ग्रीन कंक्रीट आपको मान लिया आपने कंक्रीट एक जगह बनाया, मगर आपको दूसरी जगह ले जाना है, क्योंकि यहां जहां आपने बनाया हो सकता है वहां पे उसका इस्तेमाल ना हो, उसको आपको चल के दूसरी जगह पे ले जाना पड़े, तो इस चीज को बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टिंग और प्लेसिंग को एक साथ पढ़ेंगे। यानी कि कंक्रीट आपने एक जगह बनाया, मगर आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम किसी और जगह चल रहा था, तो आपने उस जगह से उस जहां पे आपकी साइट चल रही है वहां तक का जो ले जाने वाला प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टिंग। और फिर वहां पे आपको बीम के अंदर, कॉलम के अंदर कंक्रीट डालना, दैट इज कॉल्ड प्लेसिंग। उसको हम बोलते हैं क्या, प्लेसिंग। तो ये दोनों पार्ट जो है हम साथ साथ पढ़ते हैं कि ट्रांसपोर्टिंग और प्लेसिंग क्या होता है। अब अच्छा, मिक्सिंग रह गया, मशीन मिक्सिंग रह गया था। तो मशीन मिक्सिंग में क्या करेंगे, मशीन मिक्सिंग में हम कह रहे हैं इन केस ऑफ लार्ज वर्क, बड़ा अगर आपका काम करना होगा, द मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट इज डन बाय मशीन नोन एज मिक्सर। अब इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मिक्सर इट इज एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल। ये सबसे पहले बात तो ये एफिशिएंट है और इकोनॉमिकल भी है। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द कंक्रीट टू बी प्रोड्यूस इज लार्ज, जब आपको बड़ी क्वांटिटी में कंक्रीट आपका बनाना होगा, उस टाइम पे ये आपका एफिशिएंट भी होगा और इकोनॉमिकल भी होगा। मगर अगर आपको छोटे क्वांटिटी में कंक्रीट की रिक्वायरमेंट है, उस टाइम पे आपको हैंड मिक्सिंग के लिए ही जाना चाहिए। उस टाइम पे आपको मशीन मिक्सिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आपका कॉस्टली पड़ेगा। मगर जब आपका लार्ज कंक्रीट कंस्ट्रक्शन होगा तो उस टाइम पे ये मेथड आपका मशीन मिक्सिंग जो है वो आपका सस्ता पड़ेगा। इन मशीन मिक्सिंग ऑल द मटेरियल्स ऑफ द कंक्रीट इंक्लूडिंग वाटर आर कलेक्टेड इन रिवॉल्विंग ड्रम एंड द ड्रम इज रोटेटेड फॉर अ सर्टेन पीरियड। जनरली 2 मिनट के लिए घुमाते हैं। ठीक है, आपके पास एक ड्रम रहेगा, उसके अंदर आपको सारा जो है इंग्रेडिएंट्स डाल देना है। 1 किलो सीमेंट, 2 किलो सैंड, 4 किलो एग्रीगेट। ये मैं आपको जो है साधारण मतलब सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूं, एक्चुअल में ऐसा नहीं करते, ज्यादा क्वांटिटी में डालते हैं। ठीक है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको डाल देने हैं। ठीक है, और आपको पानी भी डाल देना है। फिर आपको उसको रिवॉल्व करना है कम से कम 2 मिनट के लिए। ठीक है, जब अगर आप उसको 2 मिनट तक रिवॉल्व करोगे तो वो आपका प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा। ठीक है, द रिजल्टिंग मिक्स देन देन टेकन आउट फ्रॉम द डम, और जब ये मिक्स हो जाएगा उसको बाहर निकाल लेंगे। मशीन मिक्सिंग प्रोड्यूसेस कंक्रीट ऑफ बेटर क्वालिटी, इससे आपका अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट बनता है। द कंक्रीट डिस्चार्ज बाय द मिक्सचर शुड बी कंज्यूम्ड विद इन 30 मिनट्स, और इस तरीके से बनाया हुआ कंक्रीट जो है 30 मिनट के अंदर अंदर हमें इस्तेमाल कर लेना चाहिए, नहीं तो वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है, वो स्टिफ होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ट्रांसपोर्टिंग एंड प्लेसिंग, यानी कि जिस प्लेस पे हमने बनाया और जिस प्लेस पे हमें इसको इस्तेमाल करना है, यूज करना है, वहां से लेके वहां तक के ले जाने की प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसपोर्टिंग। और उस प्लेस पे उसको स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के अंदर डालना, जैसे कि बीम के अंदर डालना है, कॉलम के अंदर डालना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्लेसिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपोर्टिंग। देयर आर वेरियस इक्विपमेंट्स, हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, दोज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कंक्रीट। द precautions to be taken while transporting concrete is that the homogeneity obtained at the time of mixing, यानी कि जो हमने मिक्सिंग के टाइम पे होमोजेनिटी ऑब्टेन करी थी, हमने यूनिफॉर्म कलर बनाया था, वो होमोजेनिटी मेंटेन रहे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी। जब हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो जो होमोजेनिटी हमने मिक्सिंग के दौरान बनाई थी वही होमोजेनिटी आपकी मेंटेन रहे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम अपने दिमाग के अंदर रखेंगे। होमोजेनिटी ऑब्टेन एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग शुड बी मेंटेन व्हाइल बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द फाइनल प्लेस ऑफ डिपोजिशन, यानी कि जहां पे हमें डालना है
वहां तक आपकी जो होमोजेनिटी है वो आपकी मेंटेन रहनी चाहिए, आपका कलर जो है वो सेम रहना चाहिए, पानी अलग नहीं होना चाहिए, एग्रीगेट अलग नहीं होना चाहिए, सैंड अलग नहीं होना चाहिए, एक होमोजीनियस मिक्सचर आपका रहना चाहिए। ठीक है, अब इस होमोजेनियस मिक्सचर को मेंटेन करने के लिए द ऑर्डिनरी बिल्डिंग वर्क्स, जो आपके बहुत छोटे बिल्डिंग वर्क्स हैं, वहां पे हम ह्यूमन लैडर का इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन लैडर का मतलब एक आदमी यहां खड़ा हो गया, फिर एक आदमी यहां खड़ा हो गया, फिर एक आदमी आपका यहां खड़ा हो गया, फिर एक आदमी आपका यहां खड़ा हो गया, फिर एक आदमी आपका यहां खड़ा हो गया, एक आदमी आपका यहां खड़ा हो गया। यहां तो आपने मिक्सिंग करी थी, यहां तो आपने मिक्सिंग करी थी, और यहां पे आपको क्या करना है, इसको प्लेस करना है। ठीक है, यहां पे आपको इसको प्लेस करना है। तो ये जो बीच की प्रक्रिया है इसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन। तो ये क्या है, पहले इस आदमी के पास गया सीमेंट कंक्रीट इसके पास गया, फिर 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 इसके पास गया, और अल्टीमेटली कहां पे प्लेस हो गया, ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट के अंदर प्लेस हो गया। इसको हम बोलते हैं ह्यूमन लैडर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन लैडर। ये आपकी ह्यूमन लैडर है। ठीक है, आपने एक सीरीज में आदमियों को खड़ा कर दिया और तसले से आप कंक्रीट जो है पढ़ाते चले गए, एक दूसरे को आगे आगे जो है ट्रांसफर होता चला गया, और वो जो है आपका जहां पे डलना था वहां पे डल गया। ठीक है, ये हो गया आपका ह्यूमन लैडर फॉर इंपॉर्टेंट वर्क। मगर ये किसमें, ऑर्डिनरी बिल्डिंग, साधारण बिल्डिंग में हम जो है ह्यूमन लैडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर जो आपकी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, बड़ी बड़ी इमारतें होंगी, बड़ा काम होगा, ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे मैकेनिकल डिवाइस हैं हमारी, उनको हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि डंपर्स होते हैं, ट्रक होते हैं, मिक्सर्स होते हैं, बकेट्स होती हैं, शूट्स होते हैं, ठीक है, बेल्ट्स होती हैं, पंप्स होते हैं, हॉस्ट होती है, कई तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं जिनसे आप एक जगह से दूसरी जगह कंक्रीट को पहुंचा सकते हो। ठीक है, कंक्रीट पंप्स होते हैं बहुत तरह के, जिसमें पाइप आपने लगे देखे होंगे, पाइप के ऊपर पाइप से पाइप कनेक्ट होता है, और नीचे की साइड आपका कंक्रीट पंप रहता है, और कंक्रीट आपका नीचे से ऊपर पंप की हेल्प से जो है वो आपका कंक्रीट ऊपर की साइड पहुंच जाता है। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन शुड बी इन सच ए मैनर सो दैट देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ द एग्रीगेट। आपको इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करना है ताकि जो आपने इंग्रेडिएंट मिक्स करे थे, ऐसा ना हो कि ट्रांसपोर्ट करते वक्त जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपने मिक्स करे थे प्रॉपरली, वो अलग अलग हो जाए, एग्रीगेट अलग हो जाए, सीमेंट अलग हो जाए, सैंड अलग हो जाए, इस तरह का सेग्रीगेशन ना हो, अलग ना हो वो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना है। तो कंक्रीट शुड बी ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम द रीजनेबल हाइट। अब आपको जो कंक्रीट को ड्रॉप कर रहे हो, मान लिया आपको जो है कंक्रीट को एक गड्ढे के अंदर डालना है, मान लिया वहां पे आप राफ्ट फाउंडेशन कर रहे हो, कोई गहरी फाउंडेशन कर रहे हो, तो ऊपर से आपको कंक्रीट डालना पड़ेगा। तो आपको इतनी हाइट से कंक्रीट डालो ताकि उसको डालते वक्त जब वो नीचे गिरे तो वो उसका सेग्रीगेशन ना हो, वो अलग, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग अलग ना हो। गिरते वक्त ऐसा ना हो कि पानी अलग हो गया, सीमेंट अलग हो गया, एग्रीगेट अलग हो गया और सैंड अलग हो गया, ऐसा ना हो। ठीक है, तो आपको इतनी हाइट से गिराना है कि उसका सेग्रीगेशन ना हो, कम हाइट से गिराना है, ज्यादा हाइट से गिराओगे तो सेग्रीगेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। ये पार्ट हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन का। नेक्स्ट इज कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट। अब हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया, ट्रांसपोर्ट करने के बाद प्लेसिंग भी कर दी। प्लेसिंग का मतलब कुछ नहीं है, आपने जो है जहां पे आपने ट्रांसपोर्ट किया वहां पे आपको उठा के जो है उसको अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर हमने डाल दिया, बीम के अंदर डाल दिया, हमने कॉलम के अंदर डाल दिया, हमने स्लैब के अंदर डाल दिया, दैट इज कॉल्ड प्लेसिंग। ठीक है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसको सिंपली हमने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। नेक्स्ट इज कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट। अब जब आपने प्लेस कर दिया, आपने बीम के अंदर डाल दिया, आपने स्लैब के अंदर डाल दिया, तो जब आपने कंक्रीट बनाया था उस टाइम पे इस तरीके से वो कंक्रीट बना था कि उसके अंदर जो है बहुत सारे एयर वॉइड्स बन गए थे। ठीक है, जब आपने मिक्सिंग करी तो मिक्सिंग के टाइम पे क्या होगी, एयर भी आके उसके अंदर घुल गई। ठीक है, एयर भी आके उसके अंदर मिल गई, जिससे कि उसके अंदर छोटे छोटे बबल्स जो हैं बन गए कंक्रीट के अंदर। ठीक है, अब अगर उन बबल्स को नहीं निकाला गया कंक्रीट के अंदर से, ग्रीन कंक्रीट के अंदर से, जो आपकी तरल कंक्रीट है उसके अंदर से अगर आपने जो एयर बबल्स हैं उनको रिमूव नहीं करा, तो जो आपका सॉलिड कंक्रीट बनेगा, सूखने के बाद आपका जो कंक्रीट बनेगा वो आपका बहुत कम स्ट्रेंथ का कंक्रीट बनेगा, उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एयर बबल्स उसके अंदर हैं उन एयर बबल्स को हमें निकालना होगा। तो हमने कहा कि हमें कंपैक्शन करना होगा। कंपैक्शन ऑफ द कंक्रीट मींस एक्सपेलिंग द एंट्रैप्ड एयर। एक्सपेलिंग का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, बाहर निकालना। हमने क्या करना पड़ेगा, एयर को बाहर निकालना पड़ेगा उसके अंदर से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 2024 में आया हुआ है। ठीक है, इस चैप्टर से यानी कि इस आज के आपके लेक्चर से बहुत ज्यादा आपका क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर।
तो इफ दिस एयर इज नॉट रिमूव्ड, अगर ये एयर जो है आपकी रिमूव नहीं होगी, तो कंक्रीट लूज इट्स स्ट्रेंथ कंसिडरेबली, उससे क्या होगी, आपकी जो स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट की वो कम हो जाएगी। ठीक है, कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट गिव्स मैक्सिमम डेंसिटी। कंपैक्शन से क्या होता है, हम कंपैक्शन में क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जनरली जब मिस्त्री जो है कॉलम के अंदर, आपके थंबले के अंदर कंक्रीट भरता है, तो बाद में उसको जो है इस तरीके से टैंप करता है। ठीक है, एक रॉड से सरिया लेगा और उसको इस तरीके से टैंप करेगा। टैंप करने से क्या होता है, उसको इस तरीके से मारने से क्या होता है कि जितने भी अंदर की जो एयर बबल्स होते हैं वो सब जो है निकल जाते हैं। ठीक है, वो सब बाहर आ जाते हैं। तो द प्रेजेंस ऑफ 5% वॉइड्स, अगर 5% वॉइड्स जो हैं आपके कंक्रीट के अंदर रह गए तो रिड्यूस द स्ट्रेंथ अप टू 30%, यानी कि अगर 5% भी, बहुत छोटा होता है 5%, अगर 5% भी आपके वॉइड्स उसके अंदर रहे तो आपकी स्ट्रेंथ जो है वो 30% रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, 30% आपकी स्ट्रेंथ जो है रह जाएगी। ठीक है, टू अचीव द फुल कंपैक्शन एंड मैक्सिमम डेंसिटी इट इज नेसेसरी टू यूज द मिक्स विद एडिक्वेट वर्केबिलिटी। अगर हम, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम कंक्रीट की वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर दें, ठीक है, यानी कि उसको तरल बना दें, ठीक है, उसको लिक्विड बना दें, तो क्या होगा, अपने आप ही जो एयर वॉइड्स हैं वो जो है बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि उनकी जगह पे क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। तो वर्केबिलिटी को बढ़ाने से आपके क्या होता है, जो आपका कॉम्पैक्शन होता है वो आसान हो जाता है, यानी कि आप उसके अंदर से एयर वॉइड्स निकालना जो है वो आसान हो जाएगा। तो वर्केबिलिटी जितनी ज्यादा होती है उतना ही कॉम्पैक्शन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब कॉम्पैक्शन को करने के हमारे पास दो मेथड है। ठीक है, सबसे पहला हैंड कंपैक्शन, या तो आप हैंड से इस तरीके से कर करके टैंप कर करके जो है एयर वॉइड्स बाहर निकाल दो, या फिर कंपैक्शन बाय वाइब्रेशंस। साइट में बहुत तरह के वाइब्रेटर्स होते हैं, हम वाइब्रेटर को क्या करेंगे, जो है कंक्रीट के अंदर डाल देंगे, वाइब्रेटर इस तरीके से वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट होने से क्या होगा, आपका पूरा कंक्रीट वाइब्रेट होगा, और जब आपका कंक्रीट पूरा वाइब्रेट होगा तो उसके अंदर से जितने भी एयर बबल्स होंगे वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो दो मेथड हैं आपके, एक तो हैंड कंपैक्शन और एक कंपैक्शन बाय वाइब्रेटर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैंड कंपैक्शन। हैंड कंपैक्शन ऑफ द कंक्रीट इज अडॉप्टेड ओनली फॉर अनइंपॉर्टेंट वर्क। ठीक है, ये तो हमने पहले से देखा है, जो भी आपका मैनुअल वर्क है वो आपका जनरली वहीं पे इस्तेमाल होगा जहां पे आपका जो वर्क होगा वो अनइंपॉर्टेंट होगा, कम जो है आपका इंपॉर्टेंस रखेगा। इन हैंड कंपैक्शन कंक्रीट इज कंपैक्टेड बाय रैमिंग। रैमिंग का मतलब इस तरीके से ठोकना, ठीक है, इसको बोलते हैं रैमिंग। टैंपिंग, टैंपिंग भी वही चीज होगी। ठीक है, स्पैडिंग एंड स्लाइसिंग। स्पैडिंग का मतलब इस तरीके से स्पैड करना, स्लाइस करना विद सुटेबल टूल्स। अलग अलग तरह के हमारे पास टूल्स होंगे, उससे हम क्या करेंगे, उसकी जो है रैमिंग करेंगे, टैंपिंग करेंगे, स्पैडिंग करेंगे, स्लाइसिंग करेंगे, जिससे कि जो है आपके जो एयर वॉइड्स हैं वो सारे के सारे बाहर आ जाएं। हैंड कंपैक्शन इज ऑल्सो यूज्ड वेयर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ रेनफोर्समेंट इज यूज्ड which cannot be normally compacted by मशीन। ठीक है, अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, मान लिया आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे बहुत लार्ज क्वांटिटी में जो है रेनफोर्समेंट है। लार्ज क्वांटिटी में रेनफोर्समेंट का मतलब, मान लिया आपके जो सरिया है वो इस तरीके से भिड़ा भिड़ा है, मान लिया इस तरीके से आपका, बहुत इस तरीके से आपका डेंस जाल बना हुआ है। ठीक है, ये आपका डेंस जाल बना हुआ है। अब अगर इस डेंस जाल में आप क्या करोगे, कंक्रीटिंग कर दोगे, तो इसमें वाइब्रेटर चलाना बड़ा मुश्किल है, यहां पे वाइब्रेटर चलाना बड़ा मुश्किल है। तो इसकी जो आपको कंपैक्शन करना पड़ेगा वो आपको हैंड कंपैक्शन ही करना पड़ेगा। मगर जहां पे आपका जाल ऐसा है कि वाइब्रेटर आराम से अंदर जा सकता है, तो वहां पे हम वाइब्रेटर से ही कंपैक्शन करते हैं। मगर जहां पे आपका जाल इस तरीके से बिल्कुल डेंस जाल बना हुआ है, वहां पे वाइब्रेटर घुसने की जगह नहीं है, तो वहां पे हैंड कंपैक्शन करते हैं। तो इस पॉइंट का यही मतलब है, हैंड कंपैक्शन इज आल्सो यूज्ड वेयर द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द रेनफोर्समेंट इज यूज्ड। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट इज द कंपैक्शन बाय वाइब्रेशन, यानी कि यहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यहां पे हम वाइब्रेटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वाइब्रेटर फॉर कंपैक्शन। और कंपैक्शन का मतलब क्या होता है, एयर वॉइड्स को बाहर निकालना। ठीक है, वाइब्रेटर्स आर द मैकेनिकल डिवाइस विच आर यूज्ड टू कंपैक्ट द कंक्रीट इन द फ्रेमवर्क। The modern high frequency vibrators are used to place the concrete economically. ठीक है, the action of vibrator is to set the particles of fresh concrete in motion, यानी क्या करते हैं, जो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे मोशन में आ जाते हैं, एंड रिड्यूस द फ्रिक्शन, जिससे कि फ्रिक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। और फ्रिक्शन जब कम हो जाता है तो क्या होते हैं, जितने भी एयर वॉइड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जब फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो वो सेटल होने लगेंगे, और जितना भी आपका एयर वॉइड्स है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एयर वॉइड्स बाहर हो जाएंगे। ठीक है, वाइब्रेशन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट। वाइब्रेशन से आपकी कंक्रीट की क्वालिटी इंप्रूव होती है, क्योंकि कंपैक्शन बढ़ता है तो आपके एयर वॉइड्स बाहर निकालते हैं, तो इससे आपकी क्वालिटी जो है इंप्रूव हो जाती है। द यूज ऑफ वाइब्रेटर रिड्यूस द कंपैक्शन टाइम।
अब अगर आप हैंड कॉम्पैक्शन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मगर वाइब्रेटर आप डाल दोगे तो वो तो एक मशीन है, वो बहुत जल्दी वाइब्रेशन से आपका क्या होगा, आपके सारे एयरवर्ड्स जो हैं रिमूव हो जाएंगे। मगर एक्सेस वाइब्रेटर का में भी जो है थोड़ी गड़बड़ दिक्कत आती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन कर दोगे, ठीक है, तो उससे क्या होता है, सेग्रीगेशन का खतरा होता है। यानी कि आपने ज़्यादा वाइब्रेशन कर दिया, ज़्यादा आपने कॉम्पैक्शन कर दिया, तो ज़्यादा कंप्रेशन से क्या होगा, आपका वाटर अलग हो जाएगा, सीमेंट अलग हो जाएगा, एग्रीगेट अलग हो जाएगा और सैंड अलग हो जाएगा। तो आपको वाइब्रेशन भी इतना करना है ताकि जो है सिर्फ आपका कॉम्पैक्शन हो, सेग्रीगेशन ना हो, ठीक है, क्योंकि सेग्रीगेशन जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो सिर्फ आपका कॉम्पैक्शन हो, इतना आपको वाइब्रेटिंग उसके अंदर करनी है। वाइब्रेटर्स आर यूज्ड वेयर द रैपिड प्रोग्रेस ऑफ द वर्क इज रिक्वायर्ड। अगर बहुत तेजी से हमें काम करना है तब हम कहां क्या यूज करेंगे, वाइब्रेटर का इस्तेमाल करेंगे। वाइब्रेटर्स आर हेल्पफुल टू डिपोजिट द कंक्रीट इन स्मॉल ओपनिंग और प्लेसेस। अगर आपको बहुत छोटी छोटी जगह पे भी आपको कंक्रीटिंग करनी होगी, ठीक है, तो वहां पे भी आपको क्या करेंगे, वाइब्रेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका वाइब्रेटर जो है खत्म हो गया। नेक्स्ट इज क्यूरिंग। अब हमारा जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या है आपका, देखो हम यहां तक पहुंच चुके हैं, हमने जो है, ठीक है, हमने ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेसिंग कर लिया, हमने कंपैक्शन कर लिया, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, क्यूरिंग, ठीक है। तो क्यूरिंग क्या है, ये सब आप लोगों ने पहले देखा होगा, ठीक है। जब भी आपके घरों में कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो उस टाइम पे मिस्त्री क्या करता है, जब कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाता है, जो प्लास्टर कर देता है या फिर जब वो कंक्रीटिंग कर देता है, जब स्लैब डाल देता है तो उसके ऊपर पॉन्ड टाइप बना देता है, उसके ऊपर क्या कर देता है, पानी भर देता है, ठीक है। तो जो पानी भरने की प्रक्रिया है, जो स्ट्रक्चर पे जब हमने कंक्रीटिंग कर दी तो कंक्रीट करने के बाद उसको पानी से जो है वॉश करना या उसके ऊपर पानी डालना, उस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, कंक्रीटिंग बोलते हैं, क्यूरिंग बोलते हैं, सॉरी। क्यूरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द कंक्रीट मॉइस्ट। उसको नम रखना, कंक्रीट को नम रखना का प्रोसेस ही क्या होता है, आपका क्यूरिंग होता है, ठीक है। द क्यूरिंग प्रोसेस कीपिंग द कंक्रीट मॉइस्ट एंड वार्म इनफ सो दैट द हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट कैन कंटिन्यू। अब ऐसा क्यों करा जाता है, क्योंकि सीमेंट और वाटर की जो है प्रॉपर रिएक्शन हो जाए, सीमेंट और वाटर प्रॉपर रिएक्शन करें, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन, ठीक है। सीमेंट और वाटर के रिएक्शन को क्या करते हैं, क्या बोलते हैं हम, हाइड्रेशन बोलते हैं, और इसमें पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा पानी जो है सफिशिएंट क्वांटिटी में होगा, उतना ही आपका हाइड्रेशन होगा और उतना ही सीमेंट आपकी स्ट्रेंथ गेन करेगा, उतना ही कंक्रीट आपका स्ट्रेंथ गेन करेगा। मगर जब वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो सीमेंट और कंक्रीट, जो सीमेंट और वाटर है उसकी जो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, यानी कि हाइड्रेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जब हाइड्रेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाइड्रेशन एक मेन प्रोसेस है सीमेंट के अंदर स्ट्रेंथ लाने का, कंक्रीट के अंदर स्ट्रेंथ लाने का, जब वो हाइड्रेशन प्रोसेस ही नहीं होगा तो आपकी स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप नहीं होगी, ठीक है। फॉर द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द क्यूरिंग पीरियड्स इज अबाउट 7 to 14 डेज। अब ये जो आपका ओपीसी सीमेंट होता है, ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को हम ओपीसी बोलते हैं, तो जो आपको ओपीसी सीमेंट है उसके लिए अगर आप ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो तो 7 से लेकर 14 दिन तक आपको उसकी क्यूरिंग करनी पड़ेगी, उस पर पानी डालना पड़ेगा, ठीक है। If curing of concrete is not done properly, it will reduce the compressive and flexural strength. इससे आपकी compressive strength और flexural strength, flexural strength का मतलब bending strength, bending strength भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेंथ या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बात एक ही है, बेंडिंग स्ट्रेंथ और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो है आपकी कम हो जाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी आपकी कम हो जाएगी कंक्रीट की, ठीक है। द फ्रॉस्ट एंड द वेदरिंग रेजिस्टेंस आर डिक्रीज ड्यू टू द इम्प्रॉपर क्यूरिंग। अगर आप उसकी इम्प्रॉपर क्यूरिंग यानी आप उसकी कम क्यूरिंग करते हो तो उस पर जो फ्रॉस्ट एक्शन है और वेदर का एक्शन है वो उस पर होने लगेगा, यानी कि उसमें अगर थोड़ा सा एसिड रेन हो गई तो आपका जो कंक्रीट जो है वो कमजोर हो जाएगा, ठीक है। अगर जो है वहां पे बहुत तेजी से ठंड पड़ गई तो आपका कंक्रीट कमजोर हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर वेदर का जो है एक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसने स्ट्रेंथ ही अच्छी तरीके से गेन नहीं करी, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रेशन प्रोसेस ही पूरा नहीं हुआ, ठीक है। जब उसके अंदर हाइड्रेशन प्रोसेस होना था आपने उसकी क्यूरिंग नहीं करी, यानी कि उसके अंदर वाटर प्रोवाइड नहीं करा। जब आपने इसको वाटर प्रोवाइड नहीं करा तो हाइड्रेशन प्रोसेस नहीं हुई सीमेंट की, तो उससे स्ट्रेंथ भी आपकी डेवलप नहीं हुई, ठीक है। द क्रैक्स आर डेवलप, इससे क्या हो जाएंगे, आपके क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे ड्यू टू प्लास्टिक श्रिंकेज हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर से पानी जो है बाहर निकलेगा और जितना पानी बाहर निकलेगा उतना सीमेंट क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ड्राइंग श्रिंकेज एंड देन थर्मल इफेक्ट्स इफ क्यूरिंग इज नॉट डन वेल, ठीक है। मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड मेथड्स ऑफ द क्यूरिंग आर एज फॉलोज। अब क्यूरिंग करने के कितने मेथड है हम ये देखते हैं। तो क्यूरिंग करने के आपके जो है 4 मेथड आपने इसके यहां पे दिखाए गए हैं। नंबर 1 क्या है, वाटर क्यूरिंग, नंबर 2 मेम्ब्रेन क्यूरिंग,
नंबर 3 आपका एप्लीकेशन ऑफ द हीट, या फिर इसको बोलते हैं हम हीट ना बोल के इसको हम क्या बोल देते हैं, एप्लीकेशन ऑफ स्टीम। इसको हम स्टीम क्यूरिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ क्यूरिंग कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो वाटर क्यूरिंग है वो क्या है। सिंपली आपका सरफेस पे क्या कर छिड़क देना, पानी छिड़क देना, ठीक है। आपके बीम बन के तैयार हुई, बीम बनने के बाद आपने क्या करा, पानी से उसकी क्यूरिंग कर दी, पानी उसके ऊपर डाल दिया, पाइप लेके खड़े हो गए आप और पानी इस तरीके से उसके ऊपर डाल दिया। फिर दूसरा, अगर आपकी स्लैब बनी तो स्लैब में आपने ऊपर की साइड चारों तरफ से मिट्टी की लेयर बना के, मिट्टी की बाउंड्री करके, और उसमें बीच में आपने उसकी पॉन्डिंग कर दी, उसमें पानी भर दिया, स्लैब के ऊपर आपने पानी भर दिया, ठीक है। अपने लेंटर के ऊपर, स्लैब के ऊपर पानी भर दिया आपने, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी वाटर क्यूरिंग होगी। कितने तरीके हो सकती है, पॉन्डिंग हो सकता है, स्प्रेइंग हो सकता है, और वेट कवरिंग हो सकती है। वेट कवरिंग का मतलब आपने जो है कुछ बोरी ली, ठीक है, जो जूट बोरी होती है, जूट की बोरी होती है, उस बोरी को आपने गीला किया, गीला करने के बाद आपने पूरे थमले के ऊपर जो आपका कॉलम है उसके ऊपर लगा दिया। जनरली आपने देखा भी होगा कि जो आपके कॉलम्स हैं उसमें आपकी जो है, जो आपकी बोरी होती है वो बोरी जो है लिपटी होती है, और उसमें क्या करते हैं हम, बार बार उसकी वाटर से स्प्रेइंग करते रहते हैं ताकि जो है वो बोरी जो है वो पूरी मॉइस्ट रहें, नम रहें, ठीक है। तो ये हो गया आपके वेट कवरिंग, स्प्रेइंग और पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये वाटर क्यूरिंग तो बहुत आसान हो गया। इट इज द बेस्ट मेथड ऑफ क्यूरिंग। इन दिस मेथड वाटर इज अप्लाइड ऑन द कॉन्क्रीट सर्फेस। सिंपली हम वाटर जो है अप्लाई करते हैं, किस मेथड से, पॉन्डिंग कर देंगे, स्प्रेइंग कर देंगे, या वेट कवरिंग कर देंगे। तो इसमें क्या होता है, स्लैब, रूफ एटसेट्रा आर कवर्ड अंडर वाटर बाय डेवलपिंग वाटर पॉन्ड ऑन द कॉन्क्रीट सर्फेस। वर्टिकल वॉल्स और कॉलम प्लास्टर्ड सर्फेस आर क्यूड बाय स्प्रिंकलिंग ऑफ द वाटर। वाटर को स्प्रिंकल कर देंगे, जैसे कि आपकी दीवार है उस पर प्लास्टर हुआ है तो उस पे वाटर स्प्रिंकल कर देंगे। और वर्टिकल सरफेस आर आल्सो क्यूड यूजिंग द सम वेट कवरिंग सच एज गनी बैग्स। गनी बैग्स यानी कि बोरी जो होती है, ठीक है, बोरी को आप उसके ऊपर, थमले के ऊपर लपेट दोगे, या सरफेस, वर्टिकल सरफेस उसके ऊपर लगा दोगे, और बाद में उसकी क्या करोगे, स्प्रिंकलिंग, पानी से स्प्रिंकल कर दोगे, ठीक है। तो वो बोरी क्या रहेगी, वो आपकी नम रहेगी, और जिससे कि वो आपकी जो दीवार होगी या जो आपके कॉलम जो होगा उसको वो क्या रखेगी, नम रखेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज मेम्ब्रेन क्यूरिंग, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेन क्यूरिंग क्या है, इन सम प्लेसेस वेयर देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, जहां पे पानी जो है बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट रहता है, वहां पे हम मेम्ब्रेन क्यूरिंग करते हैं। मेम्ब्रेन आर अप्लाइड ऑल अराउंड द कंक्रीट विच विल इफेक्टिवली सील ऑफ द कंक्रीट। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम सब जो आपकी कंक्रीट है उसके चारों तरफ, जो आपका कॉलम है उसके चारों फेस पे हम क्या कर देते हैं, एक मेम्ब्रेन, एक लेयर बना देते हैं। उस लेयर के बनाने से क्या होता है कि जो भी आपका वाटर उसके अंदर होता है, जो भी कंक्रीट के अंदर वाटर होता है वो इवेपोरेट नहीं होता, वो अंदर के अंदर ही रहता है, जिससे कि आपका हाइड्रेशन प्रोसेस जो है प्रॉपर चलता रहता है। तो इस चीज को हम बोलते हैं क्या, मेम्ब्रेन क्यूरिंग। इसमें हम एक चारों तरफ क्या बना देते हैं, थमले के चारों तरफ जो भी आपका कॉलम है उसके चारों तरफ क्या बना देते हैं, मेम्ब्रेन बना देते हैं, जिससे कि आपका जो इवेपोरेशन प्रोसेस है, वाटर का जो बाहर निकलना है, इवेपोरेशन है, जो वाटर बाहर निकलता है वो रुक जाता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द मेम्ब्रेन क्यूरिंग। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ द स्टीम। अगर हम स्टीम को अप्लाई करें, स्टीम क्या होती है, वाटर और हीट, द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड हीट इज कॉल्ड स्टीम, ठीक है। स्टीम क्या है, वाटर और हीट का मिक्सचर है, वाटर वेपर और हीट का मिक्सचर क्या कहलाता है, स्टीम कहलाता है। क्या होता है, वाटर वेपर, वाटर वेपर प्लस हीट, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, स्टीम कहलाता है, ठीक है। व्हेन क्यूरिंग इज सब्जेक्टेड टू हायर टेम्परेचर, अगर क्यूरिंग जो है हाई टेम्परेचर पर करी जाए, इट एक्सेलरेट द हाइड्रेशन प्रोसेस। इससे क्या होता है, आपका हाइड्रेशन प्रोसेस जो है एक्सेलरेट हो जाता है, एंड द रिजल्ट इन दी हायर डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ। जब भी आपका हाइड्रेशन प्रोसेस इंक्रीज होगा, इसका मतलब वाटर और सीमेंट की रिएक्शन तेजी से होगी। तो जब वाटर सीमेंट की रिएक्शन तेजी से होगी, जितना तेज आपका हाइड्रेशन होगा, वाटर सीमेंट की रिएक्शन होगी, उतनी ही जल्दी आपका सीमेंट जो है स्ट्रेंथ गेन करेगा, उतना ही जो है जल्दी वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो स्टीम क्यूरिंग से वो जल्दी जो है हाइड्रेशन प्रोसेस जो है वो जल्दी हो जाता है, ठीक है। कंक्रीट कैन बी सब्जेक्टेड टू ड्राई हीट बिकॉज ऑफ मॉइस्चर इज ऑल्सो एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसको हम ड्राई हीट नहीं दे सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते कि चलो वाटर वेपर नहीं डालते, हम सीधा जो है इसको ब्लोअर से जो है सीधा इसको ड्राई कर दें। तो ब्लोअर से आप इसको ऐसे क्यूरिंग नहीं कर सकते हो, उसके अंदर आपको वाटर वेपर रखनी ही पड़ेगी, यानी कि स्टीम क्यूरिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। Therefore, for achieving this goal, concrete is required to subject the steam curing. इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टीम क्यूरिंग करते हैं, जिसमें वाटर वेपर प्लस हीट दोनों रहती हैं, ठीक है। स्टीम क्यूरिंग विल गिव द नॉट ओनली द इकोनॉमिकल एडवांटेज बट ऑल्सो द टेक्निकल एडवांटेज ऑफ द टू द कॉन्क्रीट। तो ये आपका क्या हो गया, स्टीम क्यूरिंग आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई।
नेक्स्ट जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ द क्यूरिंग कंपाउंड्स। अब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको अगर हम सरफेस पे लगा दें तो वो जो इवेपोरेशन प्रोसेस है उसको एंड कर देते हैं, यानी कि इवेपोरेशन, वाटर का जो इवेपोरेशन है उसको रोक देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंट में जो आपका वाटर मौजूद है, जो इन्वायरमेंट में जो आपकी नमी मौजूद है उसको वो एब्जॉर्व करके सरफेस पे, जो कंक्रीट सरफेस है उस पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे पास कुछ सॉल्ट्स रहते हैं, ऐसे हमारे पास कुछ कंपाउंड रहते हैं जिनका अगर हम जो कंक्रीट की सरफेस है उस पे लेप कर दें तो बाहर से मॉइस्चर को खींच के जो है कंक्रीट की सरफेस पे लाके चिपका देते हैं, ठीक है। देयर आर सर्टेन क्यूरिंग कंपाउंड्स दोज कीप दी कंक्रीट वेट, जो कि कंक्रीट को जो है वेट रखते हैं। ऐसे कंपाउंड कौन से होते हैं? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसको अगर आप कॉलम पे लगा दो, जिसको आप अगर कंक्रीट की सरफेस पे लगा दो तो वो क्या करता है, बाहर की जो एटमॉस्फेयर की जो नमी है उसको सोख लेता है और जिसकी वजह से आपका जो कंक्रीट होता है वो नम रहता है, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड एज अ सरफेस कोटिंग एज ए एडमिक्सचर, वो उसको हम एडमिक्सचर की तरह इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड क्या है? एक सॉल्ट है। इट शोज एफिनिटी फॉर द मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को जो है एब्जॉर्व करता है, बाहर के जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्व करता है। द सॉल्ट नॉट ओनली एब्जॉर्व द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बट ऑल्सो रिटेन्स एट इट सरफेस, ये सिर्फ बाहर से मॉइस्चर को ही एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि जो अंदर वाटर के अंदर जो आपकी कंक्रीट के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको वहीं जो है प्रेजेंट रहने देता है, उसको भी बाहर उड़ने नहीं देता, उसको उसका भी इवेपोरेशन को रोकता है, ठीक है। इट कीप्स द कंक्रीट वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम टू प्रमोट दी हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन को प्रमोट करने के लिए ये क्या करता है, आपके वाटर को जो है अंदर ही अंदर रोक देता है और बाहर से मॉइस्चर को अंदर जो है खींच लेता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द एप्लीकेशन ऑफ क्यूरिंग कंपाउंड्स। और यहां पे जो हमने क्यूरिंग कंपाउंड का इस्तेमाल किया है ये आपको याद होना चाहिए, हमने कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया है यहां पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्यूरिंग प्रोसेस, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्यूरिंग के बारे में ही पूछा गया है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो है हमने आज कवर कर लिए हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट ऑन वर्केबिलिटी हमने कर लिया, अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ वर्केबिलिटी, फैक्टर्स हमने पढ़ लिया है, वर्केबिलिटी के फैक्टर्स हमने देख लिए हैं, ठीक है। एक्सप्लेन ब्रीफली द फैक्टर्स, वर्केबिलिटी के फैक्टर्स कई बार आया हुआ है फैक्टर्स के बारे में। नॉमिनल कंक्रीट क्या होता है ये भी जो है हमने कर लिया है, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशो हमने कर लिया है। मेंशन द डिस्क्राइब वेरियस स्टेप्स इन प्रोडक्शन ऑफ द कंक्रीट, ये अभी जो है रिसेंटली भी पूछा गया था, प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, ये भी हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने अलग अलग मेथड हमने पढ़े, बैचिंग, क्यूरिंग, ठीक है, प्लेसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ये सारे हमने मेथड हमने पढ़ लिए। व्हाट आर द कंक्रीट, हाउ व्हाट इज द कंक्रीट एंड हाउ इट इज मेड, ये हमने पढ़ लिया। ऑल्सो मेंशन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। एक्सप्लेन द टर्म कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन हमने पढ़ लिया, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय द क्यूरिंग ऑफ द कंक्रीट, क्यूरिंग भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। क्यूरिंग कई बार आया हुआ है, क्यूरिंग कितनी बार आया हुआ है। अब ये चीज़ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में, सेग्रीगेशन क्या होता है, ब्लीडिंग क्या होता है, ये नेक्स्ट वाले हम चैप्टर में पढ़ लेंगे, ठीक है। थैंक यू।